दीजिए 7.5, 5, 2.5। तो अब सब में ढाई ढाई बढ़ाते चले जाइए, 2.5, 5, 7.5। तो लेंथ हो गई 7.5 टू 8 सेंटीमीटर, विड्थ हो गया 5 सेंटीमीटर एंड थिकनेस हो गया 2.5 सेंटीमीटर। ये एक नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस की लेंथ, विड्थ और थिकनेस है। मतलब एक नॉर्मल फीमेल में जिसमें अभी तो कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, अभी जिसमें कोई अभी प्रेगनेंसी नहीं है, एक नॉर्मल यूट्रस है, उसके अंदर बेसिकली ये लेंथ, विड्थ और थिकनेस होती है। अब मैं बात कर रहा था प्रेगनेंसी की, किसकी बात कर रहा हूं मैं? द वर्ड प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के अंदर बेसिकली जो एक फुली एक डेवलप यूट्रस है, एक टर्म यूट्रस है, मतलब जब बेबी की मैक्सिमम ग्रोथ हो गई है, फिटस का जब लाइक ऑलमोस्ट आप ऐसा कह सकते हो 36 वीक के आसपास की बात हो रही है, तो उस समय यूट्रस की लेंथ होती है वो अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। द यूट्राइन लेंथ विल इंक्रीज ऑलमोस्ट अराउंड 5 टाइम्स, मतलब अप्रोक्सीमेटली यूट्राइन लेंथ विल बी समवेयर हियर इन दी 35 सेंटीमीटर। यूट्रस की कितनी लेंथ हो गई? समवेयर अराउंड दी 35 सेंटीमीटर। होप दिस इज क्लियर दैट। तो यूट्रस की लेंथ यहां पर इंक्रीज हो गई इन द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। वापिस यूट्रस की लेंथ कम होने लग जाती है जब यूट्रस वापिस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बन जाता है, मतलब वापिस ये पेल्विक ऑर्गन कैविटी में रिवर्ट बैक होता है प्रिपेरियम पीरियड में, तो वापिस इसकी लेंथ कम हो जाती है। फाइन। और प्रेगनेंसी के अंदर यूट्रस का जो वेट होता है that also increase. So in the pregnancy the uterine weight also will increase, that will be approximately 1 kg, you can say 1000 gram. So the weight of the uterus in pregnancy at term the weight of the uterus will be 1 kg. So please ये भी याद रखने वाला एक important point है। All right, next is the position of the uterus. पोजिशन ऑफ द यूट्रस। यूट्रस की क्या पोजिशन होती है? पोजिशन का मतलब लाइक व्हेन यू आर कंपेयरिंग और व्हेन यू आर ओरिजिनेटिंग विद द वेजाइना और सर्विक्स, उसके कंपैरिजन में यूट्रस की क्या पोजीशन है? तो बेसिकली लाइक अगर आप सर्वाइकल पॉइंट से सपोज एक वर्ड आता है, यूट्राइन पोजीशन विल बी आइदर एंटी वर्टेक्स। एंटी वर्टेक्स में बेसिकली इट विल हैव दी 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल, एंड इन दी anti-flexion point it will be having 120 degree angle. So from like while you are comparing the from the cervical and the vaginal long axis, when the cervical and vaginal long axis, the uterine position will be at the 90 degree angle, and from the uterine body cavity and cervical angle, uterine body cavity and cervical angle, तो आप क्या कह देंगे? देखिए एंटी फ्लेक्शन, उस एंटी फ्लेक्शन पॉइंट पे इसका एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 120 डिग्री का। सो फ्रॉम द एंटी फ्लेक्शन पॉइंट मतलब कि बेसिकली आपने किसके साथ कंपेयर किया? यूट्राइन बॉडी कैविटी एंड सर्विक्स बेसिकली। तो उसके कंपैरिजन में जो लॉन्ग एक्सिस होगा वो कितने डिग्री का बनेगा? मतलब ये है लॉन्ग एक्सिस, वो बनेगा 120 डिग्री एंगल, और फ्रॉम द एंटी वर्टेक्स पॉइंट इट विल बी दी 90 डिग्री एंगल। नेक्स्ट वन, now the basic things related to the uterus has been clear. All right, now what are the different parts of the uterus? अब एक important point start हो रहा है, different parts, like different areas of the uterus. So uterus have different parts, like you can say corpus, isthmus and cervix. कई लोगों ने कॉर्पस वर्ड नहीं सुना होगा, हो सकता है। तो कॉर्पस का मतलब क्या है? कॉर्पस मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द फंडस एंड बॉडी। इन दोनों को ऐड कर दो तब जाके क्या बनेगा? वर्ड कॉर्पस आएगा। देखिए fine. So for this diagram purpose, like I am just rubbing it again, I will write it down, no problem.
आई एम नॉट सो गुड इन द डायग्राम्स, आई एम सॉरी फॉर दैट। हर इंसान में सारी क्वालिटीज नहीं होती। नो वन इज परफेक्ट, आई एम नो वन, ये हमेशा ध्यान रखना। कई लोग पेंटिंग में बहुत अच्छे होते हैं, बट समवेयर दे हैव द प्रॉब्लम इन द थ्योरेटिकल पॉइंट। ऑलराइट, ये सब लोगों में होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। फाइन, अब आपको यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज देखना है, लाइक फाइन, ऑलराइट, सी दैट आई टोल्ड यू द वर्ड। सबसे पहले मैंने क्या बताया, कॉर्पस, और कॉर्पस की लेंथ होती है 5 सेंटीमीटर। मतलब एक कॉर्पस में दो चीजें आएंगी, कॉर्पस विल हैव फंडस, कॉर्पस विल हैव बॉडी। ऊपर की तरफ जो फंडस है उसकी लेंथ होगी 1.5 सेंटीमीटर और बॉडी की लेंथ होगी 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 प्लस 1.5 को मिला दीजिए, कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। यही मैंने आपको बताया। फंडस की लेंथ कितनी बताई मैंने आपको, 1.5 सेंटीमीटर, एंड बॉडी की लेंथ कितनी बताई आपको मैंने, 3.5 सेंटीमीटर। ऑलराइट, तो फंडस किसे कहते हैं, फाइन, वेरी सिंपल, फंडस को डिफाइन करना। फंडस इज ए डोम शेप स्ट्रक्चर, ये एक डोम शेप स्ट्रक्चर होती है, या आप ऐसा कह सकते हो, इट इज ए बेसिकली एम्प्टी एरिया, और सिंपली यू कैन से द एरिया above the opening of fallopian tube। क्या लिखा मैंने यहां पे आपको, द एरिया अबव द ओपनिंग ऑफ, देखिए ये fallopian tube की ओपनिंग है, इससे ऊपर वाला ये जो पूरा एरिया ये क्या कहलाएगा, फंडस का एरिया होगा। सो द एरिया अबव द ओपनिंग ऑफ fallopian tube इज कॉल्ड फंडस। ये एक डोम शेप खाली स्ट्रक्चर का एरिया है। बेसिकली इसकी लेंथ होती है 1.5 सेंटीमीटर। उसके बाद ये जो पूरा एरिया है, ये एंटायर एरिया क्या कहलाएगा, बॉडी कैविटी या बॉडी, इसकी लेंथ होती है 3.5 सेंटीमीटर। ऑलराइट, उसके बाद ये जो नीचे ये जो कर्व्ड शेप का, ऐसी जो नेक वर्ग मतलब नजदीक में आ रहा है दोनों की, जैसे सर्विक्स, यूट्रस, सर्विक्स के नजदीक जाते समय जब यूट्रस नैरो हो जाता है, उस नैरो पोर्शन को बोलते हैं इस्मस। इसकी लेंथ होती है 0.5 सेंटीमीटर। इस्मस की लेंथ मैंने क्या बताई, 0.5 सेंटीमीटर। सो द लेंथ ऑफ इस्मस विल बी 0.5 सेंटीमीटर। ये यूट्रस का लोअर पोल होता है, बेसिकली जो नेक कर्व्ड एरिया है, नैरो पोर्शन है, उसके लिए वर्ड यूज किया गया इस्मस। फाइन, उसके बाद ये हो गया आपका नीचे वाले पॉइंट में हम लोग क्या याद रखेंगे, दिस विल बी दी सर्विक्स एंड द लेंथ ऑफ सर्विक्स विल बी 2.5 सेंटीमीटर। सो ये जो नीचे वाला पूरा पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड एज सर्विक्स एंड द लेंथ ऑफ सर्विक्स इज 2.5 सेंटीमीटर। तो आप ऐड कर सकते हो, 5 सेंटीमीटर का कॉर्पस हो गया, उसके अलावा 0.5 सेंटीमीटर का क्या हो गया, इस्मस, प्लस 2.5 सेंटीमीटर का सर्विक्स। तो 5 + 2 7, 7 and 0.5 8 सेंटीमीटर। तो अप्रोक्सीमेटली यूट्रस की लेंथ मैंने आपको पहले ही बताई थी 7.5 to 8 सेंटीमीटर। दैट विल बी द यूजुअल लेंथ ऑफ द नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस। फाइन, चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। अब फंडस, बॉडी, इस्मस एंड सर्विक्स, ये बेसिक पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गई। अब यूजुअली मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, प्लीज इसके बारे में भी आप याद रखना। प्रेगनेंसी के लिए मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है, इम्प्लांटेशन की। मतलब प्रेगनेंसी में जब जाइगोट होता है, जब वो फेलोपियन ट्यूब में तो फर्टिलाइजेशन होगा, फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होने के बाद उस जाइगोट का इम्प्लांटेशन कहां होगा, इम्प्लांटेशन विल टेक प्लेस इन दी फंडस। जो फंडस का अपर पार्ट है, एंटीरियर पॉइंट होता है फंडस का आगे वाला हिस्सा, उस पॉइंट में होगा। एंटीरियर इम्प्लांटेशन इज मोस्ट कॉमन इम्प्लांटेशन। तो फंडस वाले पॉइंट में यूजुअली क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। मतलब जाइगोट यहां पर आके चिपक जाता है, उसका यहां पर आके एडिशन होता है। अब आप कहोगे सर इम्प्लांटेशन तो यहां पर हो गया, अब उसकी बेबी की या फीटस की ग्रोथ कहां पर होगी। फीटस की पूरी ग्रोथ जो एमनियोटिक कैविटी है या पूरा फीटस है वो इस एरिया में होगा। सो इन दिस एंटायर पोर्शन यहां पे होगा फीटस। तो ऊपर प्लेसेंटा चिपक गई, ये प्लेसेंटा का पॉइंट हो गया, और ये यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड यहाँ से अटैच होकर पूरी एमनियोटिक सेक का फॉर्मेशन हो गया। ओके, तो आपको बेसिकली फंडस का क्या यूज हुआ फीमेल में प्रेगनेंसी में, ये क्लियर हुआ, और बॉडी कैविटी के या बॉडी वाले पार्ट का क्या यूज हुआ। तो बेसिकली आपने क्या चीज देखी, बेसिकली आपने देखा जो यूट्रस का लोअर पोल था, मतलब यूट्रस का जो लोअर सेगमेंट था, उसमें कोई बड़ा एक्टिविटी नहीं हुई, उसमें कोई बड़ा वहां पर कोई वर्कआउट नहीं हुआ। तो उस समय ये लोअर पोल एकदम से रिलैक्स रहता है। 20 वीक के बाद में, कितने वीक के बाद,
20 वीक के बाद में लोअर पोल जो लोअर सेगमेंट है उसकी स्ट्रेचिंग थोड़ी बहुत जरूर चालू हो जाती है, उससे पहले कभी भी स्ट्रेचिंग नहीं चालू होती, मतलब एकदम से ये एरिया रिलैक्स रहता है। तो यूजुअली इंप्लांटेशन की मोस्ट कॉमन साइट अपर यूट्राइन केविटी, मतलब फंडस वाला एरिया। बेबी का डेवलपमेंट ग्रोथ कहां होगी? इस पूरे एरिया के अंदर। अब कई बार जब इंप्लांटेशन, सपोज कीजिए जैसे एक वर्ड आता है प्लेसेंटा प्रीविया, यस, तो प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है, ये प्लेसेंटा या जो जाइगोट का इंप्लांटेशन होना था ये वहां पर ना होके, या प्लेसेंटा का फॉर्मेशन इस जगह पे ना होके अगर लोअर पोल में हो जाए, सपोज कीजिए इस पूरे एरिया में प्लेसेंटा का डेवलपमेंट हो जाए, अगर प्लेसेंटा यहां पर होगी तो क्या होगा? मैंने क्या कहा था आपको कि 20 वीक से पहले, 20 वीक से पहले ये लोअर पोल इनएक्टिव रहता है, मतलब लोअर पोल में कोई बड़ा एक्टिविटी नहीं होता। 20 वीक के बाद में इसमें बेसिकली क्या होती है? एक्टिविटीज होती हैं। तो 20 वीक के बाद में क्या होगा? आफ्टर 20 वीक जैसे जैसे इस लोअर पोल में, ये लोअर पोल का स्ट्रेचिंग चालू होगा, मतलब इसमें खिंचाव चालू होगा, बिकॉज मैंने कहा था ना यूट्रस की 20 वीक के बाद में बेसिकली जो फंडल हाइट या यूट्राइन हाइट जो है वो 7.5 से धीरे धीरे 35 सेंटीमीटर तक जानी है प्रेगनेंसी में। तो हाइट जैसे जैसे बढ़ेगी इस लोअर पोल में स्ट्रेचिंग बढ़ता चला जाएगा, और जो प्लेसेंटा होता है वो प्लेसेंटा एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, मतलब एकदम से हार्ड स्ट्रक्चर आप कह सकते हो जिसको बेसिकली। तो रिजिड स्ट्रक्चर होने के कारण से ये प्लेसेंटा में मूवमेंट नहीं होगा, और यूट्रस है उसका लोअर पोल बार बार अपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है, मतलब वो फ्लेक्सिबिलिटीज कर रहा है। इसलिए प्लेसेंटा प्रीविया में मैंने आपको कहा, प्लेसेंटा प्रीविया में बेसिकली होता क्या है, फीमेल विल हैव इंटरमिटेंट ब्लीडिंग, शी विल हैव लाइक रिकरेंट ब्लीडिंग, बार बार प्लेसेंटा प्रीविया में पेशेंट को करीबन 24 से 28 वीक के बाद में कंटिन्यूसली रिपीटेडली ब्लीडिंग होता रहता है, और फ्रेश ब्लीडिंग होती है, बेसिकली मेटरनल ब्लड होता है, बेसिकली वो रिकरेंट रेड ब्राइट रेड ब्लीडिंग होती है। तो इस लोअर पोल में जहां से प्लेसेंटा अटैच था उस प्लेसेंटा के पीछे जो यूट्राइन ब्लड वेजल्स थी डेसिडुआ बेसिलिस वाली, वहां से बार बार ब्लीडिंग होती रहती है। तो इस केस में बेसिकली प्लेसेंटा प्रीविया के पेशेंट्स को यूजुअली डॉक्टर्स एडवाइज करते हैं सबसे पहले मैक्सिमम बेड रेस्ट, जितना ज्यादा बेड रेस्ट करेगा यूट्राइन मूवमेंट्स कम होंगे, तो ये जो रिजिड प्लेसेंटा ये कंटिन्यूसली अपने यूट्रस के साथ चिपका हुआ रहेगा। ऑलराइट, ये एक बेसिक पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। फाइन। अब गाइस लाइक फंडस, बॉडी, लाइक बॉडी और बॉडी केविटी और यूट्राइन केविटी आप जिसको कह सकते हो, उसके बाद में इस्थमस और सर्विक्स, ये बेसिक पॉइंट हमारे, या ये डिफरेंट पार्ट से रिलेटेड टू दी यूट्रस। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा और बता देता हूं रिलेटेड टू दी सर्विक्स। अब हम बात कर लेते हैं रिगार्डिंग दी सर्विक्स। फाइन, देखिए बात जब सर्विक्स की आती है यहाँ पे, तो सर्विक्स के बेसिकली लाइक व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द सर्विक्स। देखिए सर्विक्स का मैंने सबसे पहले कहा था लेंथ ऑफ सर्विक्स इज 2.5 सेंटीमीटर। ऑलराइट, एक और चीज देखिए, लाइक एक वर्ड आता है रेशियो ऑफ सर्विक्स एंड बॉडी। मैं बात कर रहा हूं रेशियो किस चीज का? लेंथ का। देखिए एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के समय बेसिकली यूट्रस की बॉडी, जो बॉडी कैविटी है और जो सर्विक्स है, इसकी लेंथ में डिफरेंस होता है थोड़ा सा। प्यूबर्टी के बाद में अलग होता है, उससे पहले चाइल्ड बर्थ के समय अलग चीज होती है। तो बर्थ के समय जो मैं लंबाई की बात कर रहा हूं, बेसिकली लंबाई का जो रेशियो है, जो प्रोपोर्शन है बेसिकली सर्विक्स और बॉडी का, वो होता है बेसिकली 2:1। मतलब क्या हुआ? 2:1 का यहां पर मतलब है कि सर्विक्स का लेंथ ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दी बॉडी लेंथ एट द टाइम ऑफ बर्थ या एट द टाइम ऑफ बिफोर प्यूबर्टी, प्री प्यूबर्टी एज के अंदर। तो जो चाइल्ड बियरिंग एज से पहले वाला जो एज है, मतलब जो चाइल्ड बेबी की बर्थ से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने से पहले वाला जो पीरियड है, मतलब 0 साल से लेके अगले 15 साल का जो एज है, उस पीरियड के अंदर बेसिकली सर्वाइकल लेंथ ज्यादा होती है, तो रेशियो होगा 2:1। अब उसके बाद में जब बेसिकली एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ये तो है एट बर्थ, आप ऐसे याद रख सकते हो। याद रखना ये इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज याद रखना। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ इससे रिलेटेड, इसलिए मैंने इसको रिपीट किया है। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के समय बेसिकली मैंने क्या बताया आपको, जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, कौन से समय में? प्यूबर्टी के समय इसका रेशियो हो जाएगा 1:1।
देखिए प्यूबर्टी के समय में मैंने क्या बताया 1:1, और एट द चाइल्ड बियरिंग एज मतलब आफ्टर प्यूबर्टी आप क्या लिखोगे, आफ्टर प्यूबर्टी द रेशियो विल बी 1:2, मतलब बॉडी का लेंथ है वो सर्विक्स की लेंथ की जस्ट डबल हो गई। देखिए बॉडी की लेंथ होती है कितनी 5 सेंटीमीटर पूरे कॉर्पस पार्ट की, और सर्विक्स की लेंथ कितनी होती है 2.5 सेंटीमीटर। मैंने क्या लिखा है यहां पे देखिए 1:2, मतलब सर्विक्स के लंबाई के बजाय बॉडी की लंबाई जस्ट डबल। ऑलराइट, तो ये कब हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट होने के बाद में, मतलब प्यूबर्टी के स्टार्ट होने के बाद में। सो होप इट इज क्लियर दैट 1:2। सो आफ्टर दैट उसके बाद में वापिस जब मेनोपॉज हो जाएगा फीमेल के अंदर, तो आफ्टर मेनोपॉज इट विल बी अगेन लाइक अप्रोक्सीमेटली 1:1, समवेयर लाइक 1:1। कई लोग इसको 2:1 भी बोलते हैं वापिस, बट इन माय ओपिनियन इट विल बी 1:1। मतलब मेनोपॉज के बाद में सर जब यूट्रस होता है उसकी कंस्ट्रक्शन होता है, मतलब यूट्रस की हाइट धीरे धीरे घट जाती है। मेनोपॉज के बाद में ऑर्गन्स की, मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स की, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की लेंथ कम होती है। तो जब यूट्रस की लेंथ कम होती है तो मेनली उसकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। तो अगेन द रेशियो विल बी लाइक जो प्यूबर्टी स्टार्ट हुई थी उस समय वाला जो रेशियो है और मेनोपॉज वाला रेशियो वो लगभग सेम है 1:1। सो यहां पे एट बर्थ 2:1, एट द पॉइंट ऑफ प्यूबर्टी इट विल बी 1:1, और प्यूबर्टी के स्टार्ट होने के बाद में जो चाइल्ड बियरिंग एज का जो पीरियड होगा उस समय इसका रेशियो क्या होगा 1:2, सर्विक्स का रेशियो और बॉडी का रेशियो 1:2, मतलब सर्विक्स की लेंथ के बजाय बॉडी की लेंथ जस्ट डबल होगी, और उसके बाद में मेनोपॉज के बाद जो रेशियो होगा वो वापिस 1:1 हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको बेसिकली ये जो रेशियो है लेंथ के हिसाब से द डिफरेंट एज ग्रुप, जो फीमेल का अलग अलग एज ग्रुप होगा वो चीज भी आपको याद रखनी है। फाइन, आई होप इट इज क्लियर फॉर यू गाइज। नाउ अब मैं बात वापस सर्विक्स के ऊपर आपको लेके आता हूं। तो सर्विक्स की मैंने एक प्यूबर्टी के बाद में मैंने लेंथ बताई है 2.5 सेंटीमीटर। देखिए बेसिकली सर्विक्स के दो पार्ट्स होते हैं। सर्विक्स बेसिकली हैव टू पार्ट्स, वन इज दी एंडोसर्विक्स and another is the ectocervix. एंडोसर्विक्स एंड एक्टोसर्विक्स। एंडोसर्विक्स का मतलब कौन सा हो गया, एंडोसर्विक्स का मतलब आप यहां पर वर्ड बोल सकते हो इंटरनल ओएस। गाइस ये ओएस वर्ड भी एक आप लोगों के लिए हो सकता है एक नया वर्ड हो। ओएस का मतलब क्या हुआ, ओएस का मतलब होता है माउथ लाइक ओपनिंग, माउथ लाइक ओपनिंग। तो बेसिकली ओएस क्या है, ये जो सर्विक्स की ये जो ओपनिंग वाला पॉइंट है यहां पे वर्ड यूज किया गया है एंडोसर्विक्स। सो ये एंडोसर्विक्स का मतलब जो यूट्राइन साइट होती है, यूट्राइन साइट ऑफ सर्विक्स, मतलब सर्विक्स का वह हिस्सा जो यूट्रस की बॉडी की तरफ है वह एरिया कहलाएगा एंडोसर्विक्स, और यूट्रस का वह एरिया जो आउटर साइड में है या आउटर यूट्राइन पार्ट है जो कि वेजाइना की तरफ इसकी ओपनिंग हो रही है उसको बोला गया है एक्टो। तो एक्टो का मतलब आउटर और एंडो का मतलब इनर। फाइन, तो एक्टो सर्विक्स मैंने किसको बोलूंगा, एक्टो सर्विक्स का मतलब बेसिकली आउटर पार्ट ऑफ सर्विक्स, और यू कैन से वेजाइनल साइड, टुवर्ड्स द वेजाइनल साइड। वेजाइना की साइड में जो ओपनिंग होती है सर्विक्स की उसके लिए वर्ड यूज किया गया है एक्टोसर्विक्स। सो होप दिस इज द लाइक, इसको आप एक्सटर्नल ओएस भी कह सकते हो। एक्टोसर्विक्स को आप क्या कह सकते हो, सिंपली एक्सटर्नल ओएस। ऑलराइट, फाइन। देखिए यूजुअली ये जो एंडोसर्विक्स और एक्टोसर्विक्स होता है, यूजुअली द एंडोसर्विक्स एंड एक्टोसर्विक्स आर क्लोज, ये बंद रहते हैं हमेशा, बट लाइक प्रेगनेंसी के बाद जब लेबर होता है तो लेबर के बाद में जैसे बेबी डिलीवर होगा, उस प्लेसेंटा डिलीवर होगा, उसके बाद इंटरनल ओएस वापस बंद हो जाएगा, बट एक्सटर्नल ओएस हमेशा के लिए खुला रह जाएगा। मतलब एक्सटर्नल ओएस नेवर क्लोज कंप्लीटली। एक्सटर्नल ओएस जो एक्टोसर्विक्स होगा वो कभी भी, एक बार फीमेल ने अगर कंसीव किया, एक बार बेबी को डिलीवर कर दिया, तो फर्स्ट प्राइमरी पैरा के बाद में ये हमेशा पूरी तरीके से क्लोज कभी भी नहीं होता। आई एम टॉकिंग अबाउट दी एक्टोसर्विक्स और एक्सटर्नल ओएस, और वह एरिया या वह पार्ट जो कि टुवर्ड्स दी वेजाइनल साइड है, जो वेजाइना की तरफ है, वो कहलाता है एक्टोसर्विक्स। फाइन, अब अगला पॉइंट रिलेटेड टू सर्विक्स।
See, basically, cervix contains the cervical glands. Cervix, what it contains? Cervix contains the cervical glands. cervix के पास पाई जाती हैं cervical glands, और ये जो cervical glands हैं basically they release alkaline nature fluid. ये सर्वाइकल ग्लैंड क्या रिलीज करती हैं? These cervical glands basically they release the alkaline nature fluid. और इस फ्लूइड के अंदर फ्रक्टोज, मोनोपॉलीसेकेराइड्स, एंड अमाइनो एसिड्स, इनकी कंटेंट्स या इनकी मात्रा ज्यादा होती है. मैंने क्या कहा? सर्वाइकल ग्लैंड्स दे बेसिकली रिलीज द एल्कलाइन नेचर फ्लूइड, एंड दिस फ्लूइड, दिस सर्वाइकल ग्लैंड्स फ्लूइड जो होगा इट आल्सो कंटेन्स द फ्रक्टोज, इट कंटेन्स मोनोपॉलीसेकेराइड्स एंड द अमाइनो एसिड्स. मैंने ये फ्रक्टोज, मोनोपॉलीसेकेराइड्स और अमाइनो एसिड्स आपको क्यों बताए हैं? देखिए गाइस, बेसिकली फ्रक्टोज और मोनोपॉलीसेकेराइड्स और अमाइनो एसिड्स दे हैव द न्यूट्रिशनल वैल्यू, दे हैव द न्यूट्रिशनल वैल्यू. क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू होगा इसका? यहां पे न्यूट्रिशनल वैल्यू विल बी फॉर द स्पर्म. देखिए, स्पर्म विल कम टू दी वेजाइना एंड इमीडिएटली इन द स्पर्म का डिपोजिशन कहां होता है? अपर वेजाइनल पार्ट में, मतलब नियर बाय द सर्विक्स. तो वेजाइना की पीएच तो एसिडिक होती है, ओके, बट उस समय जब स्पर्म रिलीज होंगे वहां पे उस एसिडिक पीएच को न्यूट्रल किया जाएगा बार्थोलिन फ्लूइड के द्वारा और सर्वाइकल नेचर के फ्लूइड के द्वारा. तो सर्विक्स का फ्लूइड और बार्थोलिन फ्लूइड दोनों मिक्सअप होने के बाद में वो क्या काम करेंगे? वेजाइना की पीएच को तो न्यूट्रल करेंगे. सेम टाइम जो स्पर्म जो होते हैं, स्पर्म इज ए मोटाइल स्ट्रक्चर, स्पर्म मूवमेंट कर सकते हैं. तो जो स्पर्म होगा उसका जब सर्विक्स के अंदर पहुंचेंगे तो सर्विक्स की ग्लैंड उसको एनर्जी देंगी. दे विल प्रोवाइड दी बेसिकली एनर्जी फॉर स्पर्म. तो स्पर्म की माइटोकॉन्ड्रिया को एटीपी बनाने के लिए, स्पर्म को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, देखिए स्पर्म को ट्रेवल करना है. स्पर्म हैज टू ट्रेवल टुवर्ड्स द यूट्राइन कैविटी एंड टुवर्ड्स द फैलोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन के लिए. तो उस स्पर्म के माइग्रेशन के लिए बेसिकली जो एनर्जी मिलेगा वो सबसे पहले कहां से मिलेगा? फ्रक्टोज, मोनोपॉलीसेकेराइड्स और अमाइनो एसिड्स के रूप में फ्रॉम दी सर्वाइकल ग्लैंड्स. फाइन, होप दिस विल बी क्लियर फ्रॉम यू. ओके, अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं यहां पर बताना चाहता हूं. देखिए, जो सर्वाइकल ग्लैंड्स होते हैं दे विल हैव द हाई इन्फ्लुएंस, दे हैव हाई इन्फ्लुएंस फ्रॉम प्रोजेस्टेरोन, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. मैंने क्या लिखा? सर्वाइकल ग्लैंड्स जो होती हैं इनको ज्यादा स्टिमुलेट कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कर रहा है. प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल प्रेगनेंसी में क्या होता है? बढ़ता है. इट मींस दैट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन विल बी हाई, मतलब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल हाई रहेगा. अब मुद्दा यह है कि ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जब हाई रहेगा तो सर्वाइकल ग्लैंड की एक्टिविटी भी हाई रहेंगी, बिकॉज ये इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है, उनको स्टिमुलेट कर रहा है. सो व्हाट हैपेंस? द फीमेल विल हैव हायर प्रोडक्शन ऑफ सर्वाइकल नेचर फ्लूइड और सर्वाइकल ग्लैंड फ्लूइड, जिसको देखिए बेसिकली आप कह सकते हो दे बेसिकली प्रोड्यूस दी म्यूकस, म्यूसिन बोल सकते हो, म्यूसिन या म्यूकस प्रोडक्शन बेसिकली. और आपने वर्ड सुना होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक म्यूकस प्लग फॉर्मेशन, म्यूकस प्लग फॉर्मेशन इन सर्विक्स. तो जो इंटरनल ओएस है, जो क्लोज ओएस है, उस ओएस के यहाँ पे, इंटरनल ओएस के यहाँ पे सर्विक्स का एक प्लग बन जाता है. उस प्लग का क्या यूज होगा? उस प्लग का एक बार कंप्लीटली फॉर्मेशन हो गया, आफ्टर दैट द अनदर स्पर्म, कुछ नए स्पर्म या वेजाना के यहां से कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कोई भी फॉरेन बॉडी दैट कैनॉट एबल टू एंटर इनटू द यूट्राइन कैविटी. तो जो यूट्रस में फीटस या जो बेबी ग्रो हो रहा है उसको इन्फेक्शन नहीं होगा, उसको दोबारा से वहां पर कोई नए स्पर्म उस एरिया में नहीं पहुंचेंगे. तो ये फायदा होता है फॉर्मेशन ऑफ म्यूकस प्लग का, म्यूकस प्लग के फॉर्मेशन का. और प्लग का फॉर्मेशन क्यों हुआ? बिकॉज
सर्वाइकल ग्लैंड्स ने म्यूकस का प्रोडक्शन ज्यादा किया, किसके इन्फ्लुएंस में? प्रोजेस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में। यह चीज भी आपको याद रखनी है। फाइन। तो सर्वाइकल ग्लैंड्स में जो म्यूकस था उसमें जो फ्रक्टोज वगैरह थे, इनका काम क्या था? दे विल प्रोवाइड मैक्सिमम एनर्जी टू दी स्पर्म्स। नेक्स्ट, सर्वाइकल ग्लैंड्स आर आल्सो रिस्पांसिबल। देखिए मैंने क्या क्या काम बताया आपको, सर्वाइकल ग्लैंड्स के क्या क्या फंक्शंस होंगे। फंक्शंस ऑफ द सर्वाइकल ग्लैंड्स विल बी, they will provide energy for the spermatozoa for the migration. Secondly, they provide, basically they will neutralize the pH of vagina at the time of coitus. Fine. दो बड़े functions हो गए basically. Next, cervical glands, they will form the cervical plug. ये cervical plug formation का काम करती हैं, and cervical plug will also help to prevent in the pregnancy for the multiplications या excessive या unwanted entry of sperm in the uterine cavity or any other foreign body in the uterine cavity. ये फायदा होता है म्यूकस प्लग का, जो कि सर्वाइकल ग्लैंड बनाती हैं इन द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी विद द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। फाइन गाइज, एक चीज और याद रखना, सर्विक्स एंड यूट्रस, जो यूट्राइन बॉडी पूरा कह सकते हो आप, ये सारे सर्विक्स एंड बॉडी, दिस ऑल स्ट्रक्चर्स आर इनसेंसिटिव These all structures are insensitive to touch, temperature and pressure. मतलब ये है कि टच से, अगर आप सर्विक्स को टच कर रहे हो या यूट्रस की बॉडी इनसाइड एरिया को टच कर रहे हो, वहां पे कोई टेम्परेचर में कोई चेंजेस है या वहां पे कोई प्रेशर एप्लीकेशन हो रहा है, इन सारी चीजों से बेसिकली सर्विक्स और उसके जो यूट्रस की जो बॉडी पार्ट्स हैं, इनमें कोई बड़ा ज्यादा चेंजेस नहीं आता। मतलब वो ज्यादा सेंसिटिव नहीं होते। अगर सेंसिटिव होते, जैसे ही सर्विक्स को टच किया गया, सर्विक्स या तो सॉफ्ट हो जाता या सर्विक्स के द्वारा एक्सेसिव म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मतलब सर्विक्स विल बी इनसेंसिटिव फ्रॉम दिस ऑल स्ट्रक्चर्स या दिस ऑल बॉडी इफेक्ट्स। ओके, ये जो सर्वाइकल पार्ट है, ये जो सर्विक्स होता है, सर्विक्स के ऊपर एक बेसिकली एक वायरस होता है जिसको आप HPV कहते हो, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, HPV, ह्यूमन पेपिलोमा LOMA, human papilloma virus HPV. It is one of the leading cause of cervical cancer. सर्वाइकल कैंसर का ये एक बड़ा लीडिंग कोज होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ऑलराइट, प्लीज इसके बारे में याद रखना। अब अगला पॉइंट, बेसिकली सर्विक्स जो होता है, मैंने आपको कहा था इसका इंटरनल ओवस हमेशा क्लोज रहता है, बट सम टाइम कई बार फीमेल के अंदर बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स, बिकॉज ऑफ सम लूजनिंग ऑफ द लिगामेंट्स या बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस, बेसिकली व्हाट हैपेंस दैट सर्वाइकल रीजंस, ये जो सर्विक्स होता है इट बिकम लूज, the cervical muscle fibers and they will become loose and the cervix will lose and the cervix will lose its retentive power. cervix जो होगा वो अपना जो retentive power है उसको खो देता है। cervix जब retentive power का मतलब ये होता है कि एक बार internal ovus ओपन हुआ, वहां पे उसके बाद में म्यूकस प्लग का फॉर्मेशन हो गया और वापस क्लोज हो गया। अगर सर्विक्स का इंटरनल ओवस बार बार ओपन होता रहता है, मतलब वो परमानेंटली एक बार के लिए थोड़े लंबे समय के लिए क्लोज नहीं रह पाता, किसी बाहर के प्रेशर को टॉलरेट नहीं कर सकता, तो उस केस में हम उसको कहेंगे लूज सर्विक्स या फेल्योर ऑफ द रिटेंटिव पावर ऑफ द सर्विक्स। तो उस केस में जब बेसिकली फीमेल को बार बार क्या होगा, रिकरेंटली अबॉर्शंस होगा, जिसको आप हैबिचुअल अबॉर्शंस या रिकरेंट अबॉर्शंस कहते हो। तो सर्विक्स में ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, जब सर्विक्स इसका अपना ओरिजिनल पावर लूज कर देगा, देन व्हाट विल हैपन, व्हाट यू कैन से दैट लूज सर्विक्स और फेल्योर ऑफ द रिटेंटिव पावर ऑफ द सर्विक्स। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर बेसिकली फीमेल में हैबिचुअल अबॉर्शन होगा और उसके सोल्व के लिए, उसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, सर्कलेज ऑपरेशंस करते हैं। क्या करते हैं, सर्कलेज ऑपरेशंस।
तो सर्कलेज ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ, ये ऑपरेशन बेसिकली हैबिचुअल अबॉर्शन या रिकरेंट अबॉर्शन की कंडीशंस में करते हैं। उस कंडीशन में क्या होगा, सर्विक्स का जो पावर है क्लोज रहने का वो लूज हो जाता है। तो सर्कलेज ऑपरेशन का मतलब कुछ नहीं है, यहाँ पे जैसे सपोज इसमें अलग अलग टाइप की सुतरिंग की जाती है, जैसे सपोज कीजिए लाइक शिरोडकर सुतरिंग या मैकडोनाल्ड सुतरिंग। शिरोडकर सुतरिंग या मैकडोनाल्ड सुतरिंग बेसिकली सूचर किया जाता है, सर्विक्स के जो एंटीरियर टिप होगी उसको होल्ड किया और उस पूरे एरिया को आपने सूचर कर दिया, वहां पे आपने सिल्क के द्वारा, एक नॉन ऑब्जर्वेबल सिल्क के द्वारा आपने उसको बांध दिया। उसके कब बांधा, मान लीजिए प्रेगनेंसी में 14th वीक पे आपने उसको सूचर कर दिया, फिर जब तक बेबी की डिलीवरी नहीं होगी, मतलब आफ्टर 37 वीक के बाद में इन द लेबर रूम यू विल रिमूव द सूचर्स, आपको सूचर्स को रिमूव करना है और उसके बाद में क्या होगा, लेबर की जो प्रोसेस होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। तो बेसिकली ये किया जाता है सर्कलेज ऑपरेशंस के अंदर। कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स के अंदर बेसिकली एज ए कंजेनाइटल प्रॉब्लम सर्विक्स में क्या हो सकता है, सर्वाइकल स्टेनोसिस। सर्विक्स में क्या हो सकता है, सर्वाइकल स्टेनोसिस, मतलब सर्विक्स का नैरो हो जाना, फिर सर्वाइकल डायलेटर्स के द्वारा उसको वापस ओपन किया जाता है, वो एक सर्वाइकोप्लास्टी वर्ड आता है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली उसमें क्या होगा, मैंने क्या बताया, एक सिंपल वर्ड अभी आपको याद रखने के लिए, सर्वाइकल स्टेनोसिस मतलब सर्विक्स का आपस में क्या हो जाना, लेयर्स का चिपक जाना, सर्विक्स का ओपनली क्लोज हो जाना, एडहेरेंस हो जाना। फाइन, ऑलराइट गाइस, so after the different parts of the uterus we have discussed regarding the fundus, we discussed regarding the body, we have discussed regarding the cervix and isthmus and different parts of the cervix, cervical glands, the function of cervical glands. All right, now we will discuss regarding the layers of uterus. Now we will discuss regarding the layers of the uterus. Basically the uterus will have three different layers. The uterus will have three different layers. Fine. What are the three different layers? अगर हम लोग आउटर से चलें इनर की तरफ, तो आउटर में होगा पेरीमेट्रियम, फिर मिडिल लेयर होगा मायोमेट्रियम, देन एंडोमेट्रियम। तो यूट्रस का सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सा होगा, एंडोमेट्रियम। ऑलराइट, आउटर मोस्ट लेयर पेरीमेट्रियम, देन मायोमेट्रियम मिडिल लेयर, देन एंडोमेट्रियम। मायोमेट्रियम इज व्हाट, मायोमेट्रियम इज ए मस्कुलर लेयर। ऑलराइट, चलिए, तो बाहर सबसे आउटर में पेरीमेट्रियम, फिर मायोमेट्रियम, फिर एंडोमेट्रियम, ये सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। ऑलराइट, चलिए अब मैं इसके बारे में वन बाय वन डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस रिगार्डिंग दी perimetrium. Basically perimetrium is what, it is the outer covering layer of the uterus. It is the outer covering layer of the uterus, and you can say it is a protective layer. It is a protective layer, or you can say it is a serous layer, or also you can say it is a pelvic peritoneum. देखिए बहुत सारी चीजें बताई मैंने आपको इसके बारे में। ये एक आउटर कवरिंग लेयर होती है यूट्रस की, इसका नाम है पेरीमेट्रियम। मेट्रियम वर्ड यूज किया जाता है यूट्रस के लिए, पेरी मतलब आउटर लेयर, पेरी मींस आउटर, मेट्रियम वर्ड इज यूज फॉर यूट्रस। ऑलराइट, इट इज ए प्रोटेक्टिव लेयर, ये यूट्रस को बाहरी प्रोटेक्शन या सबसे आउटर प्रोटेक्शन का काम करती है। इट इज ए सीरस लेयर, इट इज ए serous layer and it is contains the pelvic, it is also called as a pelvic peritoneum. serous layer का मतलब इस लेयर के अंदर serous fluid की प्रेजेंस रहती है। usually the serous fluid is present over here. fine, अब चलिए मुद्दे की बात करते हैं। अब गाइज आपको एक सिंपल सी और एक सरल सी लैंग्वेज में ऐसा कह सकता हूं, होप आप सबने
पेरिटोनियम शब्द का नाम जरूर सुना होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिटोनियम? व्हाट इज द पेरिटोनियम इज ए covering layer of all the abdominal organs, basically that is the meaning of peritoneum, right? So peritoneum is a covering layer of all the abdominal organs. Basically it protects all the abdominal organs, but what happens when this abdominal peritoneum it goes downwards, ये नीचे की तरफ जाती है and it will start covering the pelvic organ also. जब पेरिटोनियम जो कि abdominal में थी, when it enter into the pelvic cavity and it will start covering the pelvic organ, then अब इसको आप abdominal peritoneum तो नहीं कह सकते. Now what you have to call? You have to call as a pelvic peritoneum. आप इसको क्या बोलोगे? pelvic peritoneum. बात वही पेरिटोनियम है, उसकी वही पैराइटल और विजुअल लेयर है, वही सीरस फ्लूइड इसमें प्रेजेंट है, बट डिफरेंट इसमें नाम का हो गया. जब ये abdominal organs को कवर कर रही थी तब abdominal peritoneum, अब ये pelvic peritoneum है बिकॉज ये pelvic organs को कवर कर रही है. अब देखिए, यूजुअली मैं अगर आपको बात करूं यूट्रस की, तो यूट्रस क्या होता है? ये एक बीच का इंसान है, मतलब ये मध्यस्थता करता है. इट विल बी ऑलवेज प्रेजेंट इन द सेंट्रल. यूट्रस के आगे क्या होता है? ब्लैडर होता है. यूट्रस के पीछे क्या होता है? रेक्टम होता है. मतलब यूट्रस कहां हो गया? बीच में हो गया. तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, बेसिकली लाइक दिस यू कैन अंडरस्टैंड इट. फाइन. ब्लैडर, यूट्रस, रेक्टम. फाइन. पेरिटोनियम के बारे में मैंने कहा, पेरिटोनियम ऐसा नहीं है कि केवल यूट्रस को कवर करती है. पेल्विटोनियम यूजुअली कवर ऑल द पेल्विक ऑर्गन, सारे पेल्विक ऑर्गन्स को कवर करती है. इस तरीके से पहले ब्लैडर को किया, फिर पेरिटोनियम ने अपना एक फोल्ड या पाउच बनाया, फिर वापस यूट्रस को कवर किया, फिर एक और अपना पेरिटोनियल पाउच बना के, फोल्ड बना के दोबारा से पीछे रेक्टम को कवर कर लिया. इस तरीके से ये सब ऑर्गन्स को कवर करती है. मेनली ऑर्गन्स को ये कैसे कवर करेगी? ऑर्गन्स को सुपरफिशियली ऊपर या नीचे वाले बॉर्डर से कवर करेगी. ऊपर से भी कवर कर रही है, नीचे से भी कवर कर रही है. यूजुअली ये जो पेरीमेट्रियम, जैसे मैंने कहा, तो जो पेरिटोनियम है वो लेटरल बॉर्डर्स को, जो बीच के जो साइड बॉर्डर्स होते हैं यूट्रस के या ब्लैडर के, उन बॉर्डर्स को ये कवर नहीं करता है. तो बेसिकली इट कवर्स ऑल दी अपर एंड लोअर बॉर्डर. इट बेसिकली कवर upper and lower border but does not cover the lateral side. lateral side को ये कवर नहीं करता है. ये चीज आपको याद रखनी है. तो मैंने क्या कहा था? पेरीमेट्रियम. तो पेरीमेट्रियम जो होगा ये एक थिक लेयर होगी, ये अपर बॉर्डर्स और लोअर बॉर्डर्स को तो कवर कर देगा, यूट्रस का जो लेटरल बॉर्डर होगा उसको कवर नहीं करेगा पेरीमेट्रियम. ऑलराइट, देखिए अब मैं बात कर रहा हूं वापस अपने पेरिटोनियम की. तो पेरिटोनियम ने क्या किया? पहले ब्लैडर को कवर किया, एक पाउच बनाया, फिर यूट्रस को कवर किया, एक और पाउच बनाया, फिर यूट्रस को कवर किया. होप इट इज क्लियर नाउ. ब्लैडर, फिर उसने यूट्रस को कवर किया, अगेन इट हैज कवर्ड दी रेक्टम. फाइन. अब बीच में ये क्या बनाए? मैंने क्या बोले थे? दीज आर कॉल्ड एज पाउच. आप फोल्ड बोल सकते हो, पेरिटोनियल फोल्ड, और यू कैन कॉल एज ए पाउच. ऑलराइट गाइस, फाइन. फाइन. अब पाउच या फोल्ड, देखिए कौन कौन से पाउच है, इनके फोल्डिंग के नाम भी अलग अलग होते हैं. बेसिकली ये जो पॉइंट है, fine, these points, the pelvic fold, the peritoneal fold between the peritoneal fold between the bladder and the uterus is called as vesico uterine pouch. Vesico uterine pouch. Hope it is clear now. Vesico uterine pouch, मतलब देखिए वेसाइको वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? ब्लैडर के लिए. वेसाइको वर्ड किसके लिए यूज किया गया है? ब्लैडर के लिए किया गया है. तो ब्लैडर और यूट्रस के बीच का जो पाउच है उसका नाम दिया गया है वेसाइको यूट्राइन पाउच या पेरिटोनियल पाउच. और यूट्रस एंड रेक्टम, यूट्रस एंड रेक्टम, इसका नाम क्या रख सकते हो आप? यूट्रो रेक्टल पाउच, और इसका एक और दूसरा नाम है
ये इंपॉर्टेंट है, अगेन मैं यहां पर लिख भी रहा हूं इंपॉर्टेंट वर्ड, पाउच ऑफ डगलस, पाउच ऑफ डगलस, सो इट इज कॉल्ड एज पाउच ऑफ डगलस या रेक्टो यूट्राइन पाउच और यूट्रो रेक्टल पाउच। आप यूट्रो रेक्टो यूट्राइन पाउच, रेक्टो यूट्राइन पाउच या यूट्रो रेक्टल पाउच, बात तो एक ही है, प्लस इसका दूसरा नाम मैंने क्या बताया, पाउच ऑफ डगलस, पाउच ऑफ डगलस। ये साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कवर किया, पाउच ऑफ डगलस। अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज, फाइन, बेसिकली यूट्रस और रेक्टम के बीच में जो पाउच वाला जो एरिया होता है, कई बार फीमेल के अंदर अनफॉर्चुनेटली अनलकी फीमेल जब होती हैं तो उस केस में कई बार जाइगोट का डेवलपमेंट, या जाइगोट का आप कह सकते हो, डेवलपमेंट वर्ड नहीं, जाइगोट का इंप्लांटेशन, जाइगोट का इंप्लांटेशन यूजुअली मैंने कहा था यूट्रस में होता है। अगर जाइगोट का इंप्लांटेशन फैलोपियन ट्यूब के अंदर हो जाए, जाइगोट का इंप्लांटेशन कहां हो जाए, फैलोपियन ट्यूब के अंदर हो जाए, और वहीं पे डेवलप फर्टिलाइजेशन वहीं पर हो गया फैलोपियन ट्यूब में, मान लीजिए एम्पोला के अंदर, और वहीं पे फर्दर उसका इंप्लांटेशन और डेवलपमेंट हो जाए, तो वो वर्ड होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। हम उस कंडीशन को क्या कहते हैं, वी यूजुअली कॉल एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब इट इज द इंप्लांटेशन ऑफ जाइगोट आउटसाइड द यूट्राइन केविटी। तो उस एक्टोपिक प्रेगनेंसी में कई बार क्या होगा, जब कंडीशन वर्स्ट हो जाएगी, मतलब जब गेस्टेशनल सेक की साइज बढ़ेगी, जाइगोट की जब साइज बढ़ेगी, जब वो एम्ब्रियो में आएगा उसकी साइज जब बढ़ेगी, तो फेलोपियन ट्यूब की तो इतना डायमीटर होता नहीं है, तो फेलोपियन ट्यूब का जब इतना डायमीटर नहीं होता, वो फेलोपियन ट्यूब बिकम रप्चर, ट्यूब रप्चर हो जाएगी, और रप्चर होने के बाद में जो ब्लड निकलेगा, वहां पे ब्लड रिलीज होगा, जो वहां पे गेस्टेशनल सेक का जो म्यूकस था, जो भी कंटेंट थे, वो सारा का सारा फ्लूइड और मटेरियल एवरीथिंग विल बी कलेक्टेड इन दिस पाउच ऑफ डगलस। सो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर जो भी वहां पे बेसिकली रप्चर, ट्यूब रप्चर हो गई, तो रप्चर होने के बाद में इस एरिया में पूरा ब्लड और म्यूकस विल बी कलेक्टेड। एंड फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पज, जब आप एक्टोपिक प्रेगनेंसी का डायग्नोस्टिक या थेराप्यूटिक पर्पज के लिए हम लोग एक प्रोसीजर करते हैं जिसका नाम है कल्डोसेंटेसिस। क्या नाम रखा है मैंने, कल्डोसेंटेसिस। कल्डोसेंटेसिस, सेंटेसिस वर्ड का मतलब होता है एस्पिरेशन करना, एस्पिरेट करना बॉडी कैविटी से। यहां पे कल्डोसेंटेसिस का मतलब होता है इट इज दी एस्पिरेशन ऑफ ब्लड और म्यूकस फ्रॉम दी पाउच ऑफ डगलस। इट इज दी एस्पिरेशन ऑफ ब्लड एंड म्यूकस फ्रॉम पाउच ऑफ डगलस। मैंने डी लिखा है शॉर्ट में, डगलस की स्पेलिंग ऊपर लिखी हुई है। तो पाउच ऑफ डगलस के अंदर से बेसिकली फ्लूइड और ब्लड वगैरह या म्यूकस को एस्पिरेट करना क्या कहलाता है, कल्डोसेंटेसिस वर्ड कहलाता है। तो प्लीज ये वर्ड याद रखना, ये एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। यहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी से रिलेटेड में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए यहाँ पे, प्लस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कल्डोसेंटेसिस। तो गाइस दिस इज द ओवरऑल रिगार्डिंग द पेरीमेट्रियम, द आउटर कवरिंग लेयर ऑफ द यूट्रस व्हिच इज कॉल्ड पेरीमेट्रियम। Now let me discuss regarding the myometrium. Myometrium is the basically middle layer of the uterus. ये यूट्रस का एक मिडिल लेयर होता है। एंड मायोमेट्रियम के बारे में मैंने आपको इनिशियली स्टार्टिंग में ही पॉइंट क्लियर किया था। मायोमेट्रियम इज ए मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर का मतलब होता है यूट्रस में मायोमेट्रियम का क्या बेसिक फंक्शन होगा, इन द यूट्रस मायोमेट्रियम विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। चलिए शुरू करते हैं फिर। मायोमेट्रियम ये कौन सी लेयर होगी, इट विल बी दी मिडिल लेयर, ओके। एंड ये कौन सी कैसी लेयर होती है, इट विल बी ए मस्कुलर लेयर, फाइन। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, दिस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूट्राइन contractions. All right, fine. Basically myometrium contains three layers of muscles. Myometrium contains three layers of the uterus, three layers of the muscles, I am sorry. तो मायोमेट्रियम में कितनी लेयर्स ऑफ मसल्स होती है, 3 लेयर ऑफ मसल्स होती हैं। सबसे पहले
आउटर में होंगी लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, मैं बाहर से अंदर की तरफ चल रहा हूं, तो आउटर में कौन सी लेयर्स मसल्स होंगी? लॉन्गिट्यूडिनल मसल, लाइक दिस। नंबर 2, मिडिल में होंगी इंटर लैक्टिंग मसल्स, मिडिल में कौन सी बताई मैंने? इंटरलैक्टिंग मसल्स। एंड द लास्ट इनर में क्या होंगी? इनर में होगा सर्कुलर मसल्स। तो मैंने कौन कौन से बताई आपको? लॉन्गिट्यूडिनल, इंटरलैक्टिंग मसल्स एंड दी सर्कुलर मसल्स। आपके लिए यहां पे लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर दोनों ही बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और एक और चीज याद रखना, फिगर ऑफ 8 के रूप में यूट्रस की मसल्स का अरेंजमेंट कैसे होता है? यूट्रस की मसल्स का अरेंजमेंट होता है इन दी फिगर ऑफ 8 की जो शेप होती है, जो संरचना होती है, इस तरीके से यूट्रस की मसल्स जो होती हैं वो यूजुअली अरेंज रहती हैं। फाइन, चलिए एक और पॉइंट आपको मैं याद बता दूं, यहां पे याद दिलाने के लिए आपके लिए बेसिकली ये जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर्स हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर्स का अमाउंट अपर यूट्राइन पोल में ज्यादा होता है। मतलब यूट्रस का जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो अपर यूट्राइन बॉडी कैविटी है, उस वाले एरिया के अंदर लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर्स ज्यादा होंगे, और जो नीचे वाला एरिया जो कि सर्विक्स के नजदीक होता है, लोअर यूट्राइन बॉडी पोल का एरिया है, वहां पे सर्कुलर मसल फाइबर ज्यादा होंगे। देखिए एक बकेट होल्डिंग अपीयरेंस जैसा बन गया, बाल्टी को जैसे हम पकड़ते हैं, बकेट होल्डिंग अपीयरेंस, ऐसा अपीयरेंस आ रहा है यहां पे। तो मोस्टली सर्कुलर मसल फाइबर्स कहां होते हैं? ज्यादा, इनका अमाउंट ज्यादा होता है नीचे की तरफ। बेसिकली सारी ये मायोमेट्रियम की जो लेयर्स हैं, तीनों के तीनों लेयर्स के तीनों जो मसल फाइबर्स हैं, ये विजिबल नहीं होते हैं। मतलब आप ऐसा नहीं है कि आप इनको अलग करोगे देख सकते हैं, बट जब प्रेगनेंसी का टाइम आता है, जब लेबर का समय आता है, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस जब बहुत हेवी होते हैं, जब हेवी कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, तब यूट्रस में कई बार इंटरलैक्टिंग या वहां पर फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग जब फॉर्मेशन होता है, फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग का, उस समय जरूर हम लोग इन अलग अलग मसल फाइबर्स को विजिबल कर सकते हैं, हम इनको देख सकते हैं। फाइन, अब यूट्रस के अंदर ये जो मायोमेट्रियम मसल है, दिस मायोमेट्रियम मसल्स कंटेंट्स, दीज आर दी इनवॉलेंट्री मसल्स। बेसिकली ये कौन सी मसल्स है? दीज आर द स्मूथ मसल्स। ये याद रखना, ये क्या होती हैं? दीज आर द स्मूथ मसल्स। और आप सबको पता होता है कि स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री मसल्स मेनली। मोस्ट ऑफ द स्मूथ मसल्स आर व्हाट? दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स, मींस दे आर कीप ऑन ड्यूरिंग द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। इनका मेन फंक्शन ही क्या है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होता है। फाइन, तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस का क्या फायदा होगा फीमेल के अंदर? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस की एडवांटेज होगी एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के समय जो फीटस होगा उसके एक्सपल्सन का काम करेगा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। दूसरा बड़ा प्रॉफिट क्या होगा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस का? एनी टाइम व्हेनेवर देयर इज ए मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर फीमेल में जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है, तो उस मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के समय में जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है यूट्रस के अंदर, यूट्रस में जो भी ब्लड कलेक्टेड हुआ है, उस ब्लड के बाहर एक्सक्रीशन के लिए, जब तक कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होंगे ब्लड विल नॉट कम आउट। सो विद द हेल्प ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस द मेंस्ट्रुअल ब्लड विल बी एक्सक्रीटेड आउट। फाइन, दिस इज द मेजर एडवांटेज ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। अब यूट्रस की ये जो मायोमेट्रियम लेयर है, द यूट्राइन मायोमेट्रियम विल बी हाईली सेंसिटिव टू द ऑक्सीटोसिन हार्मोन एंड द प्रोस्टाग्लैंडिन। तो यूट्रस की मायोमेट्रियम हाईली सेंसिटिव कौन कौन से हार्मोन से? सबसे ज्यादा हाईली सेंसिटिव होता है ऑक्सीटोसिन के लिए, देन इट विल बी सेंसिटिव फॉर द प्रोस्टाग्लैंडिन। एट द टाइम ऑफ लेबर, लेबर के समय ऑक्सीटोसिन की सेंसिटिविटी 200 टाइम्स बढ़ जाती है। मतलब 200 गुना ज्यादा ऑक्सीटोसिन का काम जो होता है वो मायोमेट्रियम पे बढ़ जाता है। कब? एट द टाइम ऑफ लेबर। एट द टाइम ऑफ लेबर, डिलीवरी के समय में ऑक्सीटोसिन का इतनी ज्यादा सेंसिटिव बेसिकली मायोमेट्रियम के लिए इंक्रीज हो जाती है। फाइन, okay guys, so basically regarding the myometrium, these are the basic points. Okay, fine. Now we will discuss regarding the another layer, that is the endometrium. Okay, so the another layer is the endometrium. Endometrium is the innermost layer. This is the innermost
लेयर, ये सबसे अंदर की लेयर होती है। एंड एंडोमेट्रियम बेसिकली कंटेन्स दी secretory epithelial tissues, secretory epithelial tissues, या आप ऐसा कह सकते हो यहां पे बेसिकली स्क्वामस नहीं होंगे, केवल लाइक आप ऐसा कह सकते हो सिक्रेटरी एपिथेलियल टिश्यूज होंगे। सिक्रेटरी एपिथेलियल टिश्यूज का काम होगा एंडोमेट्रियम के थ्रू बार बार फ्लूइड का रिलीजिंग करना या म्यूकस का रिलीजिंग करते रहना। एंडोमेट्रियम भी एक हाईली म्यूकस लेयर होती है, मतलब ये भी बहुत ज्यादा अमाउंट में म्यूकस का प्रोडक्शन करता है। कौन? एंडोमेट्रियम। बेसिकली एंडोमेट्रियम जो होता है इसको प्रेगनेंसी में हम लोग बोलते हैं डेसिडुआ। प्रेगनेंसी जो प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम होता है उसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? डेसिडुआ। ओके, एंडोमेट्रियम बेसिकली जो लेयर है ये एक आप ऐसा कह सकते हो कि ये जो एंडोमेट्रियम लेयर होता है इसकी मैक्सिमम जो थिकनेस होती है एंडोमेट्रियम लेयर की वो अलग अलग शेप के अंदर बताया गया है। आपके लिए यहां पर याद रखने के लिए एंडोमेट्रियम एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है एंडोमेट्रियम की डिफरेंट लेयर्स या एंडोमेट्रियम के डिफरेंट पार्ट्स। जैसे एक होता है बेसल लेयर और एक होती है फंक्शनल लेयर। मतलब एंडोमेट्रियम लेयर को मैंने सब डिवाइडेड कर दिया, मैंने दोबारा से आपको डिवाइडेड कर दिया। मैंने क्या बताया? एंडोमेट्रियम के पास एक होती है बेसल लेयर और एक होती है फंक्शनल लेयर। जो बेसल लेयर होगी वो एंडोमेट्रियम की कैसी लेयर है? परमानेंट लेयर। कैसी लेयर होगी? बेसल लेयर विल बी दी परमानेंट लेयर ऑफ द यूट्रस, सॉरी दिस एंडोमेट्रियम, एंड दिस विल बी दी टेम्पररी लेयर। ये जो है वो टेम्पररी होगा। मतलब फंक्शनल लेयर का बार बार जब कभी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होंगे, जब कभी भी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी, इट विल बी कीप ऑन शेडिंग आउट। ये बार बार शेडिंग आउट होने लग जाती है। देखिए बेसिकली जो फंक्शनल लेयर होता है यूट्रस एंडोमेट्रियम का, इसकी थिकनेस होती है मैक्सिमम थिकनेस 8 mm, 8 मिलीमीटर। द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द फंक्शनल लेयर विल बी अराउंड 7 to 8 mm। जब एक बार मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, एक मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के अंदर जो 0 to 5 डेज का साइकिल होता है, तो जैसे ही पूरी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कंप्लीट होगी एंडोमेट्रियम की जो फंक्शनल लेयर की थिकनेस है वो करीबन करीबन बचेगा ओनली 3 mm, अराउंड ओनली 3 mm। रिमेनिंग 5 mm कहां चली गई? तो 5 mm का क्या हो गया? वहां पे शेडिंग आउट हो गई, एक्सफोलिएटेड हो गई। मींस दैट लेयर विल बी थ्रू द मेंस्ट्रुअल ब्लड में मिक्स होके वो लेयर बाहर एक्सफोलिएटेड हो गई। कितनी लेयर बची? 8 mm में से कितना एरिया बचा? केवल थिकनेस ओनली 3 mm थिकनेस रिमेनिंग था वहां पे। रिमेनिंग 5 mm थिकनेस वाज आउट, दैट वाज टोटली गॉन आउट। All right, fine. Now basically now what you have understood that endometrium is basically a secretory layer. It is a secretory layer. Endometrium basically release the mucus. It release the mucus, that is release the fluid, and endometrium also maintain the temperature. It maintain the temperature for sperm. Sperm के लिए सबसे बेस्ट टेम्परेचर, द बेस्ट टेम्परेचर फॉर द स्पर्म विल बी प्रेजेंट इन द एंडोमेट्रियल एरिया। एंडोमेट्रियम का जो सरफेस होता है वो स्पर्म के लिए बेस्ट टेम्परेचर होता है। और एंडोमेट्रियम का जो म्यूकस होगा और जो फ्लूइड होगा वहां पर भी सेम वही फ्रक्टोज और डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं। दे ऑल्सो विल प्रोवाइड एनर्जी टू द स्पर्म टू माइग्रेट टुवर्ड्स द फैलोपियन ट्यूब। ऑलराइट गाइस, तो बेसिकली मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो होता है, या आप एंडोमेट्रियम के लिए एक वर्ड याद रख सकते हो, एंडोमेट्रियम इज दी, इट इज द साइट फॉर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। एंडोमेट्रियम इज द साइट फॉर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ये चीज आपको मेनली यहां पर ध्यान देना है। मतलब जो भी ब्लीडिंग होगा मेनली वो कौन सी साइड से होगा? एंडोमेट्रियम की जो फंक्शनल लेयर की जो साइट होगी उस साइड से मेनली ब्लीडिंग होगी। फाइन, नेक्स्ट वन, एंडोमेट्रियम विल बी हाईली सेंसिटिव। इट इज हाईली सेंसिटिव टू द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। Endometrium will be highly sensitive to the two hormones. As I said, like myometrium will be sensitive to the oxytocin and prostaglandin, but this endometrium layer will be highly sensitive to the estrogen and progesterone. Endometrium में estrogen का क्या काम होगा? What will be the function of estrogen? Estrogen will be responsible for the hyperplasia. हाइपरप्लेसिया का मतलब होता है इंक्रीज इन दी नंबर ऑफ टिश्यूज। मतलब एंडोमेट्रियम के टिश्यूज के जब नंबर बढ़ाने की बात आएगी, व्हेन वी हैव टू इंक्रीज द नंबर्स, एस्ट्रोजन विल फंक्शन, एंड व्हेन द वर्ड प्रोजेस्टेरोन कम्स फॉर द हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी का मतलब क्या होता है? हाइपरट्रोफी का मतलब होता है इट इज द इंक्रीज इन द साइज ऑफ टिश्यूज।
टिश्यूज की अगर आपको साइज बड़ी करनी है देन द फंक्शन विल बी प्रोजेस्टेरोन, अगर नंबर्स बढ़ाने हैं तो एस्ट्रोजन। ये दो हार्मोन का बेसिक फंक्शन होता है किसके ऊपर? एंडोमेट्रियम के ऊपर। सो गाइस दिस इज द ओवरऑल स्टोरी रिगार्डिंग द एंडोमेट्रियम। वी हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग द पेरीमेट्रियम, myometrium and the last layer that is the endometrium. These are the different layers of the uterus. So hope it is completely clear for you guys. We have discussed regarding the different layers. I have clearly explained you about the perimetrium. मैंने पेरीमेट्रियम के बारे में बताया, पेल्विक पेरिटोनियम वर्ड के बारे में आपको बताया, डिफरेंट पेरिटोनियल पाउच के बारे में आपको एक्सप्लेन किया। आफ्टर दैट आई हैव एक्सप्लेन अबाउट दी मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम जो कि एक मस्कुलर लेयर होती है, क्या क्या उसके फंक्शंस होते हैं। देन लेटर ऑन वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग दी एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम मतलब प्रेगनेंसी में उसी एंडोमेट्रियम को हम क्या कहते हैं? डेसिडुआ। ऑलराइट, एंडोमेट्रियम सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है एस्ट्रोजन हार्मोन से एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से। प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन ये दो हार्मोन ज्यादा सेंसिटिव होते हैं किसके लिए? एंडोमेट्रियम के लिए। इस एंडोमेट्रियम के पास एक तो इसकी परमानेंट लेयर है जो कि मायोमेट्रियम के साथ, जैसे मान सकते हो ये मायोमेट्रियम है, इस मायोमेट्रियम के पास नेक्स्ट क्या होगी? ये है बेसल लेयर। कौन सी लेयर बताई मैंने? ये है बेसल लेयर। और यहां पे जो टेम्पररी लेयर है ये है फंक्शनल लेयर। ऑलराइट, ये फंक्शनल लेयर की बार बार क्या होती रहती है? शेडिंग आउट होती रहती है। कब? इन ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसकी बार बार शेडिंग आउट होती रहती है। फाइन, ये सारी बेसिक डिटेल्स थी। अब मैंने आपको कहा जो एंडोमेट्रियम का जो सरफेस होता है, एंडोमेट्रियल सरफेस, दिस एंडोमेट्रियम सरफेस रिलीज हाई अमाउंट ऑफ म्यूकस एंड फ्लूइड। म्यूकस और फ्लूइड के लिए यहां पर फायदा किसके लिए होगा? एक तो वहां पर टेम्परेचर मेंटेन रहेगा यूट्रस का, दूसरा वहां पर मेन फंक्शन होगा किस चीज के लिए? ये जो एंडोमेट्रियम होगा इट विल प्रोवाइड एनर्जी टू दिस स्पर्मेटोजोआ। जो माइग्रेटिंग स्पर्म है उनको यहां पे ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा। फाइन गाइस, एक वर्ड आता है यहां पे, एक मेरे को अब नॉर्मल वर्ड याद आया, द वर्ड इज एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडोमेट्रियोसिस? एंडोमेट्रियोसिस का मतलब क्या है? एंडोमेट्रियोसिस मींस इट इज द डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम, डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम लाइक स्ट्रक्चर आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी। ये कंडीशन कई बार देखने को मिल सकती है एंडोमेट्रियोसिस की। इन केस ऑफ, एक एग्जांपल देता हूं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो फेलोपियन ट्यूब होगा, उस फेलोपियन ट्यूब में कई बार जब इंप्लांटेशन होगा अनफॉर्चुनेटली वहां पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, तो वहां पे भी इंप्लांटेशन के लिए क्या जरूरी होता है? एंडोमेट्रियम जरूरी होता है। तो अगर वहां पे एंडोमेट्रियम की जैसी लेयर का फॉर्मेशन हो जाए, एंडोमेट्रियम जैसा डेवलपमेंट हो जाए, तो उस वर्ड के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? एंडोमेट्रियोसिस। तो एंडोमेट्रियोसिस इज वन ऑफ द abnormal condition related to the endometrium. So development of endometrium like structure, मैंने शॉर्ट में इसको STR लिखा है, outside the uterine cavity is called endometriosis. All right, so all the layers are completed. Fine. अब यूट्रस को ब्लड सप्लाई कहां से मिलेगा? यूट्रस विल गेट द ब्लड सप्लाई फ्रॉम दी सेम यूट्राइन आर्टरी। यूट्राइन आर्टरी किसकी ब्रांच होगी? यूट्राइन आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ इंटरनल इलियाक आर्टरी। तो जो इंटरनल इलियाक आर्टरी आ रहा है, एरोटा की ब्रांच है, इंटरनल इलियाक आर्टरी की ब्रांच होगी यूट्राइन आर्टरी, और यूट्राइन आर्टरी विल ब्लड सप्लाई टू दी यूट्रस। ऑल राइट, दिस इज द क्लियर मैटर। फाइन, यूट्रस को नर्वस सप्लाई कौन करेगा? यूट्रस को नर्वस सप्लाई में एक तो यहां पे पैरासिम्पैथेटिक के लिए तो आप कह सकते हो प्यूडेंडल नर्व है, और सिंपैथेटिक नर्वस सप्लाई जो यूट्रस को मिलेगा दैट विल बी फ्रॉम दी लाइक यू कैन से फ्रॉम दिस वन लाइक सेक्रो पेल्विक गैंग्लियोनिक फ्लेक्सस, या एग्जैक्टली जो जैसे बेसिकली आप कह सकते हो कि स्पाइनल कॉर्ड का जो लोअर फ्लेक्सस होता है, स्पाइनल कॉर्ड के जो लोअर बॉर्डर में जो नर्व फ्लेक्सस होते हैं, जो सैक्रल फ्लेक्सस होते हैं, फ्रॉम दोज सैक्रल गैंग्लियोनिक फ्लेक्सस
there will be sympathetic nervous supply to the uterus. Nervous supply to the uterus. And parasympathetically mainly it can acquire from the mainly mostly as per my knowledge it will receive from the pudendal nerve. आपने नाम भी सुना होगा pudendal nerve block anesthesia. तो लेबर के समय में या इन केस ऑफ वैक्यूम डिलीवरी या इन केस ऑफ फोर्सेस डिलीवरी वी आर यूजिंग दी pudendal nerve block anesthesia to block the pudendal nerve with the help of bupivacaine और विद द हेल्प ऑफ लिग्नोकिन, जो एनेस्थेटिक एजेंट आते हैं इनके द्वारा आप इसको ब्लॉक कर सकते हो. ब्लॉक करने को वहां पे क्या होगा, द फीमेल विल नॉट हैव द डिस्कम्फोर्ट. क्या नहीं होंगे, डिस्कम्फोर्ट नहीं होंगे. कब, लेबर के समय में, विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम और विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप्स. ऑल राइट. सो ओवरऑल रिगार्डिंग दी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ यूट्रस, हमने यूट्रस के पार्ट्स के बारे में पढ़े, यूट्रस के बाद में सर्विक्स के बारे में पढ़ा, हमने यूट्रस की लेयर्स, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई के बारे में पढ़ा, यूट्रस की क्या पोजीशन होती है, फीमेल के अंदर जो पेल्विस होता है उसमें कहां पाया जाता है, कितना इसका नॉर्मल वेट होता है, क्या इसकी शेप होती है, क्या इसकी लंबाई होती है और कौन कौन सी मसल्स यूट्रस में पाई जाती हैं. दीज ऑल द बेसिक स्ट्रक्चर्स वी हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग द यूट्रस. सो आफ्टर द यूट्रस नाउ वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द fallopian tube. So guys, like I'm damn sure that uterus जो point होगा वो आपका definitely clear होगा, right? यूट्रस से रिलेटेड शायद आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिकॉज लाइक फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू मैं कह सकता हूँ लाइक यूट्रस के बारे में इतने सारे टॉपिक्स जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो आप लोगों के लिए काफी हैं. यहाँ पे जो मैंने एक पॉइंट बताया था रिगार्डिंग लाइक द रेशियो बिटवीन दी सर्वाइकल बॉडी एंड द सर्विक्स, सॉरी द यूट्राइन बॉडी एंड सर्विक्स का जो मैंने रेशियो आपको क्लियरली मेंशन किया था यहाँ पे कॉर्नर में, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे एक तो पॉइंट, एक मायोमेट्रियम के बारे में जो फिगर ऑफ 8 है, या मायोमेट्रियम के लिए कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट होता है, एंडोमेट्रियम के बारे में कौन सा हार्मोन ज्यादा सेंसिटिव है, ईस्ट्रोजन क्या काम करता है, जैसे मैंने बताया हाइपरप्लेसिया का, प्रोजेस्टेरोन क्या काम करता है, हाइपरट्रोफी का. तो वो ज्यादा चीजें भी यहाँ पर आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं बेसिकली. फिर फंक्शनल लेयर क्या है, व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द फंक्शनल लेयर, बेसल लेयर क्या होती है, इसकी परमानेंट लेयर होती है. पेरीमेट्रियम के बारे में आ सकता है कि पाउच ऑफ डगलस क्या होता है या कल्डोसिंथेसिस क्या होता है. फाइन. नाउ फ्रॉम द आफ्टर द यूट्रस वी आर माइग्रेटिंग टू द नेक्स्ट organ of the internal genital organs, that is the fallopian tube. Fallopian tube is also called as oviduct. fallopian tube का आप दूसरा नाम क्या रख सकते हो, you can say as a oviduct, you can call as a uterine tube, आप इसको uterine tube भी कह सकते हो. and there is one more name, जो चौथा नाम इसका है, you can call as a salpingus. मतलब साल्फिंजस, आपने नाम सुना होगा साल्फिंजाइटिस का, वो यही इसी के लिए यूज किया जाता है. साल्फिंजस और साल्फिंजाइटिस ऑल आर सेम नेम. तो यूट्राइन ट्यूब, साल्फिंजस और फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट, दिस ऑल आर द वर्ड सेम, दिस ऑल आर द सेम स्ट्रक्चर, सेम नेम, जस्ट द डिफरेंट सिनोनिम्स. मोस्ट कॉमनली इसको फेलोपियन ट्यूब के नाम से जाना जाता है, या कई बार इसको यूट्राइन ट्यूब या ओविडक्ट भी एग्जाम में लिख देते हैं. फाइन गाइस, ये जो फेलोपियन ट्यूब है ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है. फेलोपियन ट्यूब बेसिकली ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक लंबी 10 सेंटीमीटर की ट्यूब है, एक मस्कुलर पोर्शन ट्यूब है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक रिजिड या हार्ड ट्यूब है, ये एक सॉफ्ट मस्कुलर ट्यूब होती है, यूट्रस के दोनों बॉर्डर्स के पास पाई जाती है, मतलब बाइलेटरल में. तो फेलोपियन ट्यूब कितनी होंगी, 2 होंगी. तो थोड़ा सा आपको मैं डायग्राम के पॉइंट से बता देता हूं. ऑलराइट, तो देखिए गाइस, लाइक सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं. फेलोपियन ट्यूब विल हैव 2 ओपनिंग. फेलोपियन ट्यूब विल हैव 2 ओपनिंग्स. मैंने क्या कहा, फेलोपियन ट्यूब इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इट्स अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. कैसी ट्यूब होगी, सॉफ्ट ट्यूब, इट विल बी अ सॉफ्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी. इस फेलोपियन ट्यूब के पास 2 ओपनिंग होती हैं. वन विल बी द यूट्राइन ओपनिंग एंड सेकेंड वन इज दी, आप इसको कह सकते हो ओवेरियन ओपनिंग या पेल्विक ओपनिंग, ओवेरियन या पेल्विक साइट ओपनिंग. तो ये 2 डिफरेंट ओपनिंग होती हैं फेलोपियन ट्यूब की. मतलब एक ट्यूब होगा उसमें 2 मुंह होंगे, मतलब 2 ओपनिंग होगा. एक ओपनिंग यूट्रस की तरफ एंड अनदर ओपनिंग इज फॉर
ओवेरीज, मतलब ओवेरी का जो ओवम रिलीज होगा उस ओवम को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। सो दीज आर द टू डिफरेंट ओपनिंग, वन इज द ऑन द यूट्राइन साइड। ओके, यूट्रस में, इन द यूट्रस इट ओपन्स एट ए पॉइंट, इट इज कॉल्ड यूट्राइन ओस्टिया। यूट्रस में जहां फेलोपियन ट्यूब ओपन होगा, इस पॉइंट के लिए वर्ड यूज किया गया है यूट्राइन ओस्टिया। होप इट इज क्लियर नाउ। मैंने क्या मेंशन किया? यूट्राइन ओस्टिया। आई थिंक इट इज नॉट विजिबल फॉर यू गाइज। या यूट्राइन ओस्टिया। सो दिस ओपनिंग इज कॉल्ड यूट्राइन ओस्टिया। इसका जो डायमीटर होता है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 1 mm। प्लीज याद रखना, यूट्राइन ओस्टिया का डायमीटर मैंने कितना बताया? अप्रोक्सीमेटली ओनली 1 mm। देखिए, याद रखिए, 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं? 10 mm। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। सो इसकी यूट्राइन ओस्टिया की ओपनिंग कितनी है? अप्रोक्सीमेटली ओनली 1 mm। ठीक है, अब अगला पॉइंट, ये तो हो गई कौन सी साइड की ओपनिंग हो गई? ये तो ओपनिंग हो गई यूट्राइन कैविटी की। अब दूसरा, all right, now can you see this? I already told that I am very poor in the diagram. I'm not only me, most of the boys usually they will be very poor in the diagrams. All right, so बेसिकली जो मैंने यहाँ पे एक जो बड़ा वाला गोला बनाया है, दिस इज द ओवेरी बेसिकली। एंड इस ओवेरी को आपने देखा कि एक बड़ा सा फिंगर, एक बड़ा सा एरिया, एक बड़ी अंगुली जो है, ये देखिए, ये जो बाहर निकल रहा है, दिस वर्ड इज कॉल्ड एज ए फिम्ब्रे, ओवेरियन फिम्ब्रे। मतलब ये हो गया ओवेरियन साइड का ओपनिंग। यहां पे भी एक ओपनिंग होगा, इस साइड में भी एक ओपनिंग है, और एक इस साइड में ओपनिंग है, जिसको मैंने डार्क किया है, गाला डार्क ब्लैक किया है। दिस इज कॉल्ड एज ए ओवेरियन ओपनिंग। और इसका mm होता है, डायमीटर होता है 2 mm। कितना डायमीटर बताया मैंने? 2 mm। पहले वाले का कितना mm था? 1 mm। और इसका कितना होगा? 2 mm। होप इट इज क्लियर नाउ। तो दो ओपनिंग है, एक यूट्रस की साइड में ओपनिंग है, इसका डायमीटर था 1 mm, और जो ओवरीज की साइड में ओपनिंग था उसका डायमीटर था 2 mm। ऑल राइट, मतलब ओवरी की साइड से ये किसको कैच करेगा? ओवम को एंटर करेगा, फेलोपियन ट्यूब के अंदर लाएगा, यहाँ पे स्पर्म माइग्रेट करते आएंगे, और उस एम्पुला पार्ट में इसका फर्टिलाइजेशन हो गया। फाइन, तो फेलोपियन ट्यूब के बारे में आपने क्या समझा? नाउ दिस फेलोपियन ट्यूब विल हैव 2 ओपनिंग, यूट्राइन ओपनिंग का 1 mm और ओवेरियन ओपनिंग का कितना, जिसको पेल्विक ओपनिंग भी कह सकते हो। ये पेल्विक पाउच जो बताया था मैंने आपको, पाउच ऑफ डगलस, उस साइड में ये ओपनिंग है ओवेरीज की। इस देखिए, ये जो साइड है ओवेरीज का, अब मैं आपको चलो इसको बारे में आगे लेके चलता हूं। ऑलराइट, एक तो आप अभी इसको मैं होल्ड कर देता हूं, यहां तक आपको शायद समझ में आया होगा दोनों ओपनिंग के बारे में। चारों नाम मैंने बताए, फेलोपियन ट्यूब के बारे में एक बेसिक चीज बताई है, एक सॉफ्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। फाइन, फेलोपियन ट्यूब के अंदर भी जो इसका एक जो मस्कुलर लेयर होगी, फेलोपियन ट्यूब की जो मस्कुलर लेयर है, उस मस्कुलर लेयर के पास भी लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल फाइबर्स पाए जाएंगे। मैंने आपको यूट्रस में बताया था, यूट्रस के पास लॉन्गिट्यूडिनल, इंटरलैक्टेटिंग एंड इट विल हैव सर्कुलर मसल फाइबर्स। सिमिलरली फेलोपियन ट्यूब के पास भी 2 मसल फाइबर्स होंगे, मतलब फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो मसल वाला लेयर है, सेकेंड लेयर जो होती है, उस मस्कुलर लेयर के पास लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल फाइबर्स होंगे। ये एक बेसिकली कैसी मसल्स होंगी? स्मूथ मसल्स। ओके, तो बेसिकली फेलोपियन ट्यूब का यहां पर काम होगा इसके फायदे से, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। मतलब बेसिकली फेलोपियन ट्यूब का यहां पर क्या काम होगा? मूवमेंट करना। फेलोपियन ट्यूब के पास खुद तो पैर तो है नहीं, यहां पे तो मूवमेंट कैसे करेगा? ये मूवमेंट करवाने के लिए इसके पास होंगे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, और वो मूवमेंट कहां से मिलेंगे? स्मूथ मसल्स के द्वारा। जो मस्कुलर लेयर होगी उसकी स्मूथ मसल्स के द्वारा। ऑलराइट, ये चीज आपको फेलोपियन ट्यूब के बारे में जरूर याद रखना है। ऑलराइट, फेलोपियन ट्यूब कंटेन्स high amount of small hair like projections। ये पॉइंट भी आपको जरूर याद रखना है, लिखना है। फेलोपियन ट्यूब कंटेन्स मैनी स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। बाल के जैसे छोटे छोटे पतले हेयर लाइक प्रोजेक्शंस फेलोपियन ट्यूब में पाए जाते हैं, और उन हेयर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज सीलिया। क्या कहेंगे उन हेयर लाइक प्रोजेक्शंस को? दीज हेयर लाइक प्रोजेक्शंस आर बेसिकली कॉल्ड एज
cilia. All right, I hope this is clear now. What is the function of cilia? Cilia का क्या function होगा? Cilia are responsible for the ciliary activities or movements. They provide movements to the cilia, provide movement to the ovary or zygote. They provide movement to, oh no, sorry, not ovary, I am very sorry, ovum. They provide movement to the ovum and zygote. देखिए गाइस, स्टूडेंट्स, एक चीज तो आपको पहले भी क्लियर है कि स्पर्म एक मोटाइल स्ट्रक्चर होता है. स्पर्म के पास टेल होती है, स्पर्म मूवमेंट कर सकता है, बट ओवम तो मूवमेंट नहीं कर सकता. तो जैसे ही ओवेरी के द्वारा ओवम रिलीज होगा, फेलोपियन ट्यूब उसको कैच करेगी, और फेलोपियन ट्यूब के पास क्या पाए जा रहे हैं? फेलोपियन ट्यूब के पास दो फंक्शन है. एक तो इसके पास पेरिसाल्सिस एक्टिविटीज हैं और दूसरा इसके पास सीलिया है. तो सीलिया एंड पेरिसाल्सिस मूवमेंट, इन दोनों के द्वारा ये क्या काम करेगा? ये ओवम को माइग्रेशन करवाएगा, मूवमेंट करवाएगा. किसकी तरफ? इट विल प्रोवाइड द मूवमेंट टुवर्ड्स द एम्पुला साइट. जो उसका साइट होगा वहां पे ले आएगा, और उस जगह पे स्पर्म ऑलरेडी प्रेजेंट है, दे विल डू दी फर्टिलाइजेशन. फाइन, सीलिया का काम समझ में आ गया आपको, पहला काम. फिर एक बार अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो जो नई स्ट्रक्चर बनी उसका नाम क्या होता है? जाइगोट. जाइगोट के पास भी तो पैर नहीं होते, इसके पास भी बेसिकली टेल नहीं होती चलने के लिए. तो जाइगोट क्या करेगा? जाइगोट के मूवमेंट के लिए, जाइगोट जैसे सपोज यहां पे जाइगोट बना है, इस जाइगोट को यूट्राइन केविटी तक पहुंचाना, ये पूरा पुश करते रहना, ये पेरिसाल्सिस मूवमेंट और सीलिया के द्वारा ही होगा. विदाउट सीलिया और पेरिसाल्सिस मूवमेंट जाइगोट या ओवम कभी भी अपना माइग्रेशन नहीं कर सकते. जिस जगह पे पड़े हुए हैं वहीं के वहीं रह जाएंगे. ये चीज आपको शायद क्लियरली समझ में आई होगी. एक और चीज, सीलिया में अगर कोई डिफेक्ट हो गया, सीलिया में अगर इंफ्लामेशन या एडिमा हो गया, तो क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि जो जाइगोट या ओवम है उसका माइग्रेशन नहीं होगा. देखिए गाइज, आप सबने सुना होगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी का नाम. एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सबसे बड़ा कारण होता है PID, पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज. एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सबसे बड़ा मेन कोज क्या है? पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज का सबसे बड़ा कोज है PID. और PID में भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है साल्फिंजाइटिस. साल्फिंजाइटिस का मतलब देखिए, इंफेक्शन और इंफ्लामेशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड साल्फिंजाइटिस या साल्फिंजस, राइट. तो फेलोपियन ट्यूब या साल्फिंजस का इंफेक्शन या इंफ्लामेशन हो जाना साल्फिंजाइटिस कहलाता है. और साल्फिंजाइटिस में जब होगा पेशेंट को, तो डेफिनेटली सीलिया भी इंफेक्टेड होगा. वहां पे सीलिया का मेनली एडिमा वगैरह हो जाता है. जब सीलिया का एडिमा होगा तो जो सीलियरी मूवमेंट होंगे वो एब्सेंट होंगे, मतलब सीलिया का मूवमेंट नहीं होगा. अनफॉर्चुनेटली अगर किसी फीमेल में जब सीलिया के मूवमेंट्स नहीं है, अगर उस समय अगर फर्टिलाइजेशन होता है, क्या होता है? अगर उस समय अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट का वहां से माइग्रेशन नहीं होगा. जाइगोट विल डू नॉट मूव फ्रॉम देयर पोजीशन, और फीमेल को हो गया एक्टोपिक प्रेगनेंसी. जाइगोट को आगे धक्का देने के लिए पेरिसाल्सिस मूवमेंट तो थे, बट मेजर सपोर्ट सीलिया से मिलता है, सीलियरी मूवमेंट नहीं थे. इसलिए डॉक्टर्स बेसिकली सजेस्ट करते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट या कोई भी और भी जनरल फिजिशियंस, दैट इफ द फीमेल इज हैविंग द PID और पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज और साल्फिंजाइटिस, they should avoid the conception. They should not conceive for at least 1 to 2 months. उनको कंसीव नहीं करना चाहिए, अदरवाइज किसकी रिस्क बढ़ जाएगी वहां पे? they will have the risk of ectopic प्रेगनेंसी. ये चीज आपको जरूरी याद रखना है. तो एग्जाम में आ सकता है, एक फीमेल को एक्टोपिक प्रेगनेंसी या एक फीमेल को बेसिकली अगर PID हुआ है या साल्फिंजाइटिस हुआ है, तो एज ए नर्स व्हाट यू विल एडवाइस, आप किस चीज के लिए बेसिकली काउंसिल करोगे या एडवाइस दोगे? देन यू कैन क्लियरली से दैट सर वी विल एडवाइस द पेशेंट डू नॉट कंसीव या डू नॉट हैव लाइक शी शुड नॉट प्रेग्नेंट फॉर 1 to 2 months or at least 2-3 months, because there is a higher probability, there is a higher risk of ectopic pregnancy because of decreased ciliary movement. Ectopic pregnancy. Hope it is clear now. तो सीलिया का क्या फंक्शन होता है या फेलोपियन ट्यूब में किस तरीके से मूवमेंट होते हैं, हमने दोनों पॉइंट से ये पॉइंट क्लियर कर लिया. ऑल राइट, नाउ वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फेलोपियन ट्यूब. फेलोपियन ट्यूब के डिफरेंट पार्ट्स, हमने फेलोपियन ट्यूब की ओपनिंग के बारे में पढ़ा. वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग द यूट्राइन ओस्टिया. जो यूट्रस की जो साइड थी, जिस जगह पे फेलोपियन ट्यूब ओपन होता है उसको बोलते हैं यूट्राइन ओस्टिया. तो यूट्राइन ओस्टिया के बाद में, चलो ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं रिगार्डिंग दी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फेलोपियन ट्यूब.
different parts of fallopian tube. Basically fallopian tube are having totally 4 different parts. What are the different 4 parts? I told you totally there are 4 parts, and the number 1 part मैं यूट्रस की साइड से चलूंगा. I will start from the uterine side. मतलब मैं बात इसे fallopian tube की कर रहा था. ऑलराइट, तो बेसिकली मैं यूट्रस की साइड से ओपनिंग जो है यहां से शुरू करूंगा. नंबर 1 पार्ट होगा इंटरस्टिशियल और इंट्राम्यूरल पार्ट. इंटरस्टिशियल और इंट्राम्यूरल पार्ट सबसे पहला पार्ट. इस इंटरस्टिशियल पार्ट या इंट्राम्यूरल पार्ट का मान लीजिए यहां से ये यूट्रस में ओपनिंग हो गया, फाइन, ये इंट्राइन ओस्टिया हो गया. तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इस पूरे पार्ट का क्या नाम रखा गया है? दिस फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल पार्ट, और इसका लेंथ होता है 1.25 सेंटीमीटर. कितना बताया मैंने लेंथ? टोटल फेलोपियन ट्यूब की लेंथ, आई एम सॉरी मैंने आपको शुरुआत में नहीं बता पाया, आई एम सॉरी फॉर दैट. फेलोपियन ट्यूब की टोटल लेंथ होती है 10 सेंटीमीटर. कितनी लेंथ होती है टोटल लेंथ? 10 सेंटीमीटर. ओके, तो पहला पार्ट इंटरस्टिशियल, दूसरा पार्ट है इस्थमस, और इस्थमस की लेंथ होती है अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर. नंबर 3 पॉइंट, थर्ड पार्ट हो गया एम्पुला, और एम्पुला की लेंथ होती है 5 सेंटीमीटर. और जो फोर्थ पार्ट है उसका नाम है इनफंडिबुलम, एंड इनफंडिबुलम का लेंथ होता है सेम 1.25 सेंटीमीटर. तो 1.25 टू 1.25 दोनों मिल गए, 2.5 प्लस 2.55 प्लस 5 10 सेंटीमीटर. तो शुरुआत का जो पहला पार्ट है और जो लास्ट पार्ट होता है दोनों की लेंथ सेम है 1.25. पहले पार्ट के पास जो दूसरा पार्ट है उसकी लेंथ 2.5, उससे अगला है उसकी 5, और अगले लास्ट वाले की जैसा मैंने पहले बताया 1.25. इस तरीके से डिफरेंट लेंथ होती है यूट्रस के डिफरेंट पार्ट्स की, फेलोपियन ट्यूब के डिफरेंट पार्ट्स की, सॉरी, फाइन. इंटरस्टिशियल पार्ट, इस्थमस पार्ट, एम्पुलरी पार्ट, एंड दी लास्ट वन इज दी इनफंडिबुलम पार्ट. चलिए मैं इसके बारे में लेके चलता हूं इनफंडिबुलम के ऊपर अगेन. फाइन, देखिए please see this part, fallopian tube will contain infundibulum, that is the last part. Infundibulum will have finger like projections. These are the finger like projections. These are the finger like projections. और इन finger like projections में क्या होता है? one finger like these finger like projections को हम क्या कहते हैं? एक पॉइंट पहला मैं दोबारा क्लियर करूंगा. The fallopian tube end part, that is the infundibulum. Infundibulum will have finger like projections. इन finger like projections को पहले ये ध्यान में रख लीजिए, इनको कहते क्या हैं? They are called fimbrae. हमको क्या कहते हैं? Fimbrae. FIMBRAIE, RAIE, fimbrae. ये जो fimbrae हैं, इन fimbrae के अंदर से कोई एक fimbrae, one fimbrae will grow excessively. One fimbrae will grow highly, and it is called ovarian fimbrae. It is called ovarian fimbrae. तो ये जो दिख रहा है आपको, ये ओवरी है पूरा. दिस इज ओवरी. बेसिकली ओवरी को देखिए ऊपर से, ओवरी को बेसिकली ऊपर से पूरा कवर किए हुए है. जहां से ओवरी रप्चर होगा उस पूरे एरिया को कवर किए हुए किसने? ओवेरियन फिम्ब्रे ने. तो इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की लेंथ थोड़ी ज्यादा बढ़ गई और उसका नाम हो गया ओवेरियन
फिमरे। तो इनफंडिबुलम का जो ओवेरियन फिमरे होता है उसकी लेंथ सबसे ज्यादा होती है, वो ज्यादा लंबा होता है, और उसी में ओवेरियन ओपनिंग होती है, मतलब उस साइड में जो ओपनिंग होगी वहां से वो क्या काम करेगा, इट विल कैच दी ओवम। होप इट इज क्लियर नाउ। तो ओवेरियन फिमरे और यूजुअली ऑल द फिमरे, ओवेरियन फिमरे जो होगा उसकी लेंथ ज्यादा होगी। ये सारे फिमरे पाए कहां पर जाते हैं, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, दैट इज द इनफंडिबुलम। तो ये सारे के सारे इनफंडिबुलम में प्रेजेंट हैं। फाइन। अब गाइस बेसिकली आपने एक वर्ड यहां पे, आपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फैलोपियन ट्यूब पढ़े। फैलोपियन ट्यूब का क्या काम होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब? फैलोपियन ट्यूब का क्या काम है? फैलोपियन ट्यूब इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फैलोपियन ट्यूब क्या होती है? इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन की कॉमन साइट है। दूसरा, इट हेल्प इन दी मूवमेंट ऑफ या माइग्रेशन, आप कह सकते हो मूवमेंट या माइग्रेशन ऑफ ओवम एंड जाइगोट, ओवम एंड जाइगोट। आगे बात समझ में, ये दो काम मेनली फैलोपियन ट्यूब के बेसिकली होते हैं। फाइन। फैलोपियन ट्यूब में व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन? विच इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन? कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की मोस्ट कॉमन जो साइट है वो आप ऐसा कह सकते हो एम्पुला। जो एम्पुला पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का, उसका डायमीटर ज्यादा होता है, लेंथ ज्यादा होती है। तो डायमीटर और लेंथ ज्यादा होने के कारण वो पार्ट सबसे मोस्ट कॉमन साइट होता है किसका? फर्टिलाइजेशन का। प्लीज याद रखना इसके बारे में। अगर आप डीप में ज्यादा जाते हो तो आप ऐसा भी बोल सकते हो इस्मस एम्पुलरी जंक्शन, यू कैन से इस्मस एम्पुलरी जंक्शन, आप ऐसा भी बेसिकली बोल सकते हो। ये भी एक कॉमन साइट हो सकती है, मतलब जहां पे इस्मस फिनिश होता है, जहां से एम्पुला की शुरुआत होती है, उस जंक्शन वाले पॉइंट पे ज्यादातर कॉमनली फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। बट कई बुक्स में या मोस्ट कॉमनली एम्पुला वर्ड सिंपली दे दिया गया। ये ज्यादा डीप का नॉलेज है आप लोगों के लिए, इस्मस एम्पुलरी जंक्शन। ऑल राइट, फाइन। ये होगी साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया एम्पुला के अंदर, उसके बाद में जो जाइगोट बनेगा उसको सीलिया और जो पेरिसाइटिस मूवमेंट होते हैं, उसके बाद में जाइगोट को धीरे धीरे डे बाय डे आगे पुश किया जाता है यूट्राइन केविटी की तरफ, यूट्रस की तरफ। तो जैसे सपोज जाइगोट का 4th डे, चौथे दिन 96 आवर्स पे जो एक 16 सेल की एक जो स्ट्रक्चर बनती है जिसका नाम होता है मोरुला। वो मोरुला कहां पर बनता है? मोरुला बनता तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही है, बट फैलोपियन ट्यूब के जो पहला पार्ट है जिसका नाम क्या है, फैलोपियन ट्यूब के पहले पार्ट का इंट्राम्यूरल या इंटरस्टिशियल पार्ट, उस पार्ट में बनता है। मतलब फैलोपियन ट्यूब का एकदम स्टार्टिंग पे एकदम बैठा हुआ है मोरुला कि कभी भी ये यूट्राइन केविटी में एंट्री कर सकता है। तो जैसे ही मोरुला बनता है, सीलिया उसको धक्का मार देते हैं, दे विल पुश द मोरुला इनटू द यूट्राइन केविटी। तो यूट्राइन केविटी में जाइगोट की कौन सी स्ट्रक्चर एंटर करती है? मोरुला। मोरुला जैसे ही 4th डे कंप्लीट होगा, इट विल एंटर इनटू द यूट्राइन केविटी। फाइन। So I hope that till this point, till the fallopian tube, everything is completed for you guys. So we have discussed regarding vagina, we have discussed regarding the structures and different parts of the uterus, we have discussed regarding the fallopian tube. Now let me discuss regarding the ovaries. Ovaries क्या हैं? These are the paired structure basically. तो ऑलवेज कीप द फ्लो, आप अपना एक फ्लो बनाते रहिए। देखिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग चल रहे हैं। पहले हमने वेजाना के बारे में डिस्कस किया, फिर यूट्राइन केविटी, यूट्रस, देन फैलोपियन ट्यूब, और अब हमारे लिए नया टॉपिक स्टार्ट हो गया, दैट इज दी ओवेरीज। ऑलराइट, अब मैंने आपको सो प्लीज बी फोकस, आई टोल्ड यू टू कीप द पेस। आप अपना एक फ्लो और एक पेस बना के रखिए ताकि आप मेरे इस फ्लो के साथ साथ चल सको। आपका अगर फ्लो कम हो गया, आपका अगर फोकस डिमोरलाइज हो गया, देन यू कैन नॉट एबल टू स्टडी। आप वहीं पे आप अपना सिस्टम को स्टॉप कर दीजिए, गेट रिलैक्स फॉर सम टाइम, अगेन कम बैक एंड स्टडी अबाउट दी ओवेरीज। ठीक है, फाइन।
गाइज ओवरी इज ए पेयर्ड स्ट्रक्चर बेसिकली। ओवरी क्या होता है? इट इज ए पेयर्ड स्ट्रक्चर, इट इज ए पेयर्ड स्ट्रक्चर बेसिकली। मतलब संख्या में ओवरी कितने हो गए? दोनों हो गए। बाइलेटरल साइड या बोथ साइड ऑफ दी, दे आर प्रेजेंट इन दी बोथ साइड ऑफ यूट्रस, they are present in both side of the uterus. Ovaries are supported, ovaries are present in the pelvic cavity. Ovaries pelvic cavity में present है। Ovaries are supported by the broad ligaments. So जो broad ligaments होंगे, they will support the ovary. तो ओवेरी को अपनी प्रॉपर पोजीशन में रखने के लिए जो ब्रॉड लिगामेंट्स होंगे यूट्रस के, देखिए बेसिकली यूट्रस पेल्विक कैविटी में है, अपनी लोकेशन पे फिक्स रखने के लिए इसको सपोर्ट किया जाता है डिफरेंट मस्कुलर लिगामेंट्स के द्वारा। बेसिकली ब्रॉड लिगामेंट्स, राउंड लिगामेंट्स, ओवेरियन लिगामेंट्स, ये सारे लिगामेंट्स यूट्रस को होल्ड रखते हैं। कहां पर? पेल्विक कैविटी में। तो ब्रॉड लिगामेंट्स बेसिकली यूट्रस ओवेरीज को दोनों साइड में सपोर्ट किए रखते हैं, होल्ड किए हुए रखते हैं। फाइन। अब हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के अंदर ओवरीज का काम क्या होता है? ओवरीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन। ओवरीज का काम क्या है? ओवम का प्रोडक्शन करना। ओवरीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी ओवुलेशन, इनका काम है ओवुलेशन करना प्लस हार्मोन प्रोडक्शन। दूसरा सेकेंडरी काम क्या है? हार्मोन प्रोडक्शन। कौन से हार्मोन का प्रोडक्शन करेंगे ये? एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन। कौन कौन से हार्मोन बताए मैंने? ओवरीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेनली, सबसे पहले एस्ट्रोजन, देन लेटर ऑन प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का प्रोडक्शन करना प्लस ओवुलेशन करना। ओवुलेशन का मतलब आप कह सकते हो oogenesis, मतलब ओवम का प्रोडक्शन करना, ओवम का फॉर्मेशन करना, ओवम का डेवलपमेंट करना। ये सारे काम किसके होते हैं? ओवरीज के होते हैं बेसिकली। फाइन। अब ओवरीज जो बेसिकली होगा या ओवुलेशन या जो oogenesis होगा, ये ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल में वन ओवरी, ये चीज भी देखिए मैंने गोला किया है, स्पेशली यहां पे इसको राउंड किया है। ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल वन ओवरी, मतलब हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में केवल एक ओवरी जो है उसी में ओवुलेशन होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि यूट्रस के दोनों साइड के जो ओवरीज है दोनों एक साथ में ओवुलेशन कर रहे हैं, दोनों में ओवन का प्रोडक्शन हो रहा है, दोनों रप्चर हो रहे हैं। नॉट लाइक दैट। ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल अल्टरनेटिवली, पहले मंथ में राइट ओवरी तो नेक्स्ट अल्टरनेटिव मंथ में लेफ्ट ओवरी, ये सिस्टम बेसिकली चलता रहता है। बहुत ही रेयर सिचुएशंस होती हैं जहां पे दोनों साइड के ओवरी जो होते हैं बेसिकली उनमें ओवुलेशन होता है। फाइन। तो ये एक पॉइंट आपको बेसिकली जरूर याद रखना है। अब इस ओवरी के बारे में, ओवरी जो होते हैं वो कैसी शेप के होते हैं, ये बेसिक कुछ पॉइंट्स आपको बता दूं मैं। नॉट सो इंपॉर्टेंट बट स्टिल यू शुड रिमेंबर, आपको याद जरूर होना चाहिए। बेसिकली ओवरी जो हैं ये ओवल शेप के होते हैं, या राउंड शेप नहीं कह सकता मैं, ओवल शेप के। दे आर इन दी ओवल शेप। इनका कलर जो होता है पिंकिश ग्रे कलर। ओवरीज का कलर कैसा होता है? पिंकिश ग्रे कलर। मेनली ओवल शेप के हैं, पिंकिश ग्रे कलर होता है ओवरीज का। और ओवरी का वेट अप्रोक्सीमेटली 2.3 ग्राम, बहुत ही कम वेट होता है, हल्के होते हैं वजन में, ओनली 2.3 ग्राम। मैक्सिमम वेट इज 2.3 ग्राम होता है। ओवरीज की लेंथ, विड्थ एंड जो थिकनेस होता है वो है 3 to 1, 3 सेंटीमीटर लेंथ, 2 सेंटीमीटर इसका विड्थ एंड 1 सेंटीमीटर इसका थिकनेस, 3 to 1, ये इसका फॉर्मूला होता है। आपको प्लीज ये जरूर याद रखना चाहिए, 3 to 1 लेंथ, विड्थ एंड दी थिकनेस ऑफ दी ओवरी। तो आपने ओवरी का वेट देखा, ओवरी के बारे में, कलर के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, हाइट, वेट, लेंथ, थिकनेस के बारे में बेसिकली पढ़ा आपने। फंक्शन ऑफ ओवरी यू हैव स्टडीड रिगार्डिंग दैट। आपने क्या पढ़ा? बेसिकली ओवरी का सबसे पहले प्राइमरी फंक्शन। ओके, एक और चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लीज याद रखना, अभी बता देता हूं उसके बारे में भी। ओवरी इज द प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ द फीमेल। व्हाट आई हैव रिटन, मैंने क्या मेंशन किया? इट इज द प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ द फीमेल। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज याद रखना इसके बारे में। इट इज द प्राइमरी ऑर्गन फॉर दी, इट इज द प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन फॉर दी फीमेल। ये जो यूट्राइन वगैरह या वेजाइना वगैरह, दीज ऑल आर द सेकेंडरी ऑर्गन।
Vagina is the secondary organ, not the primary sexual organ. Primary sexual organ will be the ovary. प्लीज याद रखना. नेक्स्ट पॉइंट, ओवरीज को हम लोग ऐसा कह सकते हैं, दीज आर द फीमेल गोनाड, दीज आर द फीमेल गोनाड्स एंड दे प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट्स. हमने कल इसके बारे में बात किया था, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन द लास्ट टॉपिक. ऑलराइट, so ovaries basically they are the female gonads and they will produce the gamete, that is the ovum. Ovum is the largest cell of the human body. Sperm is the smallest cell of human body and ovum is the largest cell of the human body. Human body की सबसे बड़ी सेल होती है ओवम और सबसे छोटी सेल जो होती है वो क्या होता है, स्पर्म होता है. ऑलराइट, ये भी एक सिंपल स्पून फीडिंग क्वेश्चन है, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए एग्जाम से रिलेटेड स्पर्म और ओवम के बारे में. ओवम का लाइफ स्पान जो होता है वो होता है 12 to 24 आवर्स और स्पर्म का लाइफ स्पान होता है 48 to मैक्सिमम 72 आवर्स. 48 to 72 hours for the sperm and 12 to 24 hours for the ovum. Alright guys, अब अगला फंक्शन, मैंने आपको पॉइंट की बात की थी कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ओवरी. तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ ओवरी इज द प्रोडक्शन ऑफ ओवम और आप कह सकते हो oogenesis. द सेकेंडरी फंक्शन इज द हार्मोन प्रोडक्शन, मतलब आप कह सकते हो स्टेरॉइडोजेनेसिस. स्टेरॉइडोजेनेसिस का मतलब प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉइड्स. कौन कौन से स्टेरॉइड, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. ये हो गया स्टेरॉइडोजेनेसिस. ऑलराइट, ये बेसिक चीजें आपको ओवरी से रिलेटेड कंप्लीट हो गई. नाउ लेट मी डिस्कस रिगार्डिंग दी स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी. नाउ वी विल डिस्कस रिगार्डिंग दी स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी. फाइन. Ovary is basically made up of two parts. The outer part is called as cortex and the inner part is called medulla. Outer part is cortex, inner part is medulla. These are the two different parts of the ovary. एक वर्ड लिखा है मैंने मीसोवोरियम. मीसोवोरियम क्या होता है, वेयर द ओवरीज, जहां पर ओवरी के बॉर्डर ब्रॉड लिगामेंट्स के साथ अटैच होते हैं. मैंने कहा था ओवरीज आर सपोर्टेड बाय द ब्रॉड लिगामेंट्स. द पार्ट ऑफ ओवरी विच इज सपोर्टेड बाय द ब्रॉड लिगामेंट्स इज कॉल्ड मीसोवोरियम. मतलब ओवरी का वह हिस्सा जो कि ब्रॉड लिगामेंट्स के साथ अटैच है, उसके साथ जुड़ा हुआ है, वहां से सपोर्टेड है, वो एरिया क्या कहलाएगा, मीसोवोरियम. ऑलराइट, अब मैंने जैसे ओवरी की स्ट्रक्चर की बात कर रहा था. फाइन. द आउटर मोस्ट सबसे बाहर यहां पर होगा जर्माइनल एपिथेलियम लेयर. बेसिकली जर्माइनल एपिथेलियम लेयर को मोस्ट ऑफ द बुक्स, मोस्ट ऑफ द राइटर्स या ऑथर्स से यूजुअली इसको कॉर्टेक्स पार्ट के अंदर ही रखते हैं. फाइन. जर्माइनल एपिथेलियल लेयर. मैंने कहा था जर्माइनल एपिथेलियल लेयर जो होती है वो जर्म सेल बनाती है. दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल. जर्म सेल का मतलब मैं बात कर रहा हूं ओवम की. जर्म सेल मतलब ऊगोनिया. ओवम की तो सबसे पहले स्टार्टिंग सेल होती है जिसको बोलते हैं ऊगोनिया. दैट विल बी प्रोड्यूस ओवर हियर इन दी जर्माइनल एपिथेलियल लेयर. फाइन. तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे कोर्टेक्स पार्ट की. सो द कोर्टेक्स पार्ट कंटेन्स, द कोर्टेक्स पार्ट ऑफ ओवरी कंटेन्स दी follicles. It contains the follicles. So the cortex part of ovary contains the follicles, and these follicles, अब मैं बात करूंगा आपको follicles के बारे में, तो थोड़ा सा मैं follicles के बारे में लेके चलता हूं. देखिए follicles एक इंपॉर्टेंट वर्ड है फीमेल के अंदर, ओवरी के अंदर. बेसिकली जो फॉलिकल्स होंगे ये डिफरेंट एज ग्रुप्स के साथ में, प्यूबर्टी से पहले, प्यूबर्टी के बाद में, अलग अलग एज ग्रुप्स में अलग अलग इनका बेसिक डेवलपमेंट होता है. अप्रोक्सीमेटली जैसे सपोज कोई 20 वीक फीमेल फीटस, जब मदर के यूट्रस में जब कोई फीमेल बेबी, कोई फीमेल फीटस 20 वीक का होगा, तब उसके अंदर करीबन अराउंड 7 मिलियन follicles will be present. How many million? Almost around 7 million follicles will be present at 20 weeks.
नाउ दिस बेबी विल बोर्न एट बर्थ, सेम फीमेल बेबी जब बर्थ लेगा, दिस नंबर्स विल बी अराउंड 3 to 4 मिलियन। सो व्हाट यू हैव सीन, आपने क्या देखा, जो फॉलिकल्स के नंबर थे वो समय के अनुसार जैसे जैसे बेबी की एज बढ़ रही थी फॉलिकल्स के नंबर कम हो रहे थे। पहले 20 वीक पे द नंबर ऑफ फॉलिकल्स वाज 7 मिलियन, नाउ एट द बर्थ इट वाज अराउंड दी 3 to 4 मिलियन। नाउ at the time of puberty के समय में, या जैसे सपोज फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाते हैं, फिर इन फॉलिकल्स का नंबर रह जाता है अराउंड 2 to 3 मिलियन। एंड इंटरेस्टिंग, जब प्यूबर्टी खत्म होती है, चाइल्ड बियरिंग एज खत्म हो जाती है एट द मेनोपॉज टाइम, मींस व्हेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स एवरीथिंग विल बी फिनिश, फीमेल एज विल बी अप्रोक्सीमेटली 45 to 50 ईयर ऑफ एज। अब इस 45 से 50 साल की एज बाद जब मेनोपॉज होता है, आफ्टर दैट द नंबर ऑफ फॉलिकल विल बी लेस देन 10,000, मतलब फॉलिकल्स के नंबर धीरे धीरे कम होते चले गए। सो व्हाट यू हैव सीन, बाय द एज, जैसे जैसे एज का ग्रोथ बढ़ता चला जाएगा, फीमेल की एज बढ़ेगी, नंबर ऑफ फॉलिकल्स विल बी स्टार्ट डिक्रीजिंग। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है, मेनोपॉज के स्टार्ट होने में सबसे बड़ा कारण भी यही होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अब आपने बात किया यहाँ पे फॉलिकल्स का, फॉलिकल्स के बारे में एक और जरूर आपको चीज याद रखनी चाहिए यहाँ पे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग द फॉलिकल विल बी प्राइमोडियल फॉलिकल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमोडियल फॉलिकल्स? Primordial follicles are the primary follicles of the ovary which are immature. ओवरी के जो immature follicles होते हैं उनको क्या कहते हैं? Primordial follicles कहते हैं। So these are immature, या आप कह सकते हो starting follicles, मतलब फीमेल के ओवरी में सबसे पहले जो स्टार्टिंग होगा follicles का, उन follicles के लिए क्या वर्ड यूज किया, मान सकते हो आप ऐसे, सपोज लाइक यू कैन से लाइक दिस, very small follicles which are totally immature. Now when these follicles get the FSH, follicular stimulating hormone, after the puberty, follicular stimulating hormone, the follicle will become mature, yeah, you can say it will be a growing follicles, and finally when it gets maximum follicles, मतलब FSH, follicular stimulating hormone, this matured follicle will become the Graafian follicle. All right. Now what is the function of these follicles? इन follicle का function मतलब काम क्या होता है? So what is the function of follicles? Follicles are responsible for the providing the nutrition to ovum. जो ओवम बड़ा हो रहा है उस ओवम को क्या प्रोवाइड करेंगे? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। Follicles are responsible for the providing the nutrition to the ovum. जो ओवम बड़ा हो रहा है, देखिए आप ऐसा कह सकते हो, like you can say like this. So these are the different follicles. Fine. जर्माइनल एपिथेलियल लेयर में क्या हुआ, मैंने आपको कहा था ओवम का प्रोडक्शन होता है, जैसे ही ये ओवम बड़ा होता है, मतलब oogonia बड़ा होगा, the follicles will take inside, follicles इस oogonia को या ओवम को अंदर अपने अंदर ले लेंगे। Now what will happen? This ovum will grow continuously. ये ओवम बड़ा होता जाएगा, इसको न्यूट्रिशन कौन देगा? फॉलिकल्स देंगे, और फॉलिकल्स खुद भी बड़े हो रहे हैं, ओवम भी बड़ा हो रहा है। पहले फॉलिकल्स प्राइमोडियल थे, फिर मेच्योर हुए, और फाइनली जिस फॉलिकल के पास ओवम प्रेजेंट है, वो फॉलिकल सबसे बड़ा अपनी साइज को बड़ा कर लेगा, और उसका नाम क्या होगा? ग्राफियन फॉलिकल। सो दिस फॉलिकल विल बी ग्राफियन फॉलिकल। सो होप इट इज क्लियर नाउ. So first function is the production of providing the nutrition to the ovum, and second most important function is production of estrogen. एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन करना, एस्ट्रोजन को बनाना, कौन बनाएंगे? यही फॉलिकल्स। ये जो ओवरी के जो फॉलिकल्स हैं, जो कि मैच्योर्ड फॉलिकल और बिकम ग्राफियन फॉलिकल्स है, यही फॉलिकल्स क्या बनाएंगे? एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन करेंगे। अब देखिए, आपने शब्द सुना होगा, एक वर्ड यहां पे आपके लिए क्लियरली मेंशन हुआ होगा, दैट इज दी ओवुलेशन। तो ओवुलेशन के समय का मतलब क्या होता है? ओवुलेशन का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवुलेशन? ओवुलेशन का मतलब होता है इट इज द रिलीज ऑफ ओवम, ओवम का रिलीज होना, ओवम का बाहर आना। तो कैसे होगा ओवम के समय में? देयर विल बी रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल का क्या हो जाएगा? रप्चर हो जाएगा। तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, इट विल बिकम रप्चर एंड ओवम विल कम आउट, एंड नाउ इट विल बी लाइक दिस स्ट्रक्चर। तो ओवम कैसे हो गया? ये ओवरी, ये ओवरी ऐसी स्ट्रक्चर बन गई, मतलब ग्राफियन फॉलिकल के टुकड़े हो गए, रप्चर्ड पीस हो गए, ग्राफियन फॉलिकल फट गया। फटने के बाद ओवम को तो
फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया गया, और जो ये रप्चर्ड पीस ऑफ ग्राफिन फॉलिकल था, जो ग्राफिन फॉलिकल फट गया था, इसका नाम रख दिया गया कॉर्पस ल्यूटियम। क्या नाम रखा है इसका? दिस इज कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम का मतलब क्या होता है? अब धीरे धीरे इसका कलर येलोइश हो जाता है। इसका कलर कैसा हो जाता है? येलोइश। ओवुलेशन मतलब इसका रप्चर होना, किसका? ग्राफिन फॉलिकल का। रप्चर करवाता कौन है? मेनली एलएच हार्मोन। ओवुलेशन कौन करवाता है? एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओवुलेशन करवाता है। तो जैसे ही रप्चर हुआ, दिस ग्राफिन फॉलिकल जो पहले एस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर रहा था, ओवम को न्यूट्रिशन दे रहा था, रप्चर होने के बाद इसका नाम रख दिया गया कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम का कलर कैसा होता है? स्लाइट येलोइश, येलोइश कलर होता है इसका, येलोइश कलर की ये होती है। तो कॉर्पस ल्यूटियम का मतलब नथिंग बट कॉर्पस ल्यूटियम इज द रप्चर्ड पीस ऑफ ग्राफिन फॉलिकल, रप्चर्ड पीस ऑफ ग्राफिन फॉलिकल। और कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। ध्यान रखना, ये सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। मतलब कॉर्पस ल्यूटियम 14th डे कंप्लीट होने के बाद 15th डे कॉर्पस ल्यूटियम का प्रोडक्शन होता है, मतलब बनती है, फॉर्मेशन होता है। और उसके बाद ये कॉर्पस ल्यूटियम हाई अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन को और लो अमाउंट में एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन करती है, लो अमाउंट में एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन करती है। सो गाइस, दिस इज द ओवरऑल स्टोरी रिगार्डिंग दी ओवेरीज। वी हैव स्टडीड रिगार्डिंग दी स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी। वी हैव ओके, आप सबने कॉर्पस जो बाहर वाला आउटर पार्ट था, कोर्टेक्स पार्ट, कोर्टेक्स पार्ट के बारे में कंप्लीटली पढ़ लिया कि कोर्टेक्स पार्ट में क्या होते हैं? फॉलिकल्स होते हैं। जो मेडुला पार्ट होता है ओवेरी का, उस मेडुला पार्ट में बेसिकली ओवेरी का जो मेडुला पार्ट है, अंदर वाला पार्ट, उस मेडुला पार्ट में होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। मेडुला पार्ट के पास फॉलिकल्स नहीं होते, ध्यान रखना, ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है। मेडुला पार्ट जो अंदर वाला पार्ट है, उसमें कनेक्टिव टिश्यूज, उसमें होते हैं ब्लड वेजल्स, नर्वस टिश्यूज एंड लिम्फेटिक वेजल्स। ओके, ये सब कुछ होता है मेडुलरी पार्ट में। मतलब जो इंजन है, ब्लड वेजल्स हो गए, नर्वस टिश्यूज हो गए, कनेक्टिव टिश्यूज हो गए, ये सारी की सारी चीजें किसके पास होती हैं? मेडुलरी पार्ट के पास में होती हैं। एक इसी मेडुला पार्ट के पास एक सेल्स होती है जिसका नाम है हाइलस सेल्स। प्लीज याद रखना, कौन सी सेल्स बताई? HILUS, हाइलस सेल्स। ये कहां होती है? ओवेरी के मेडुला पार्ट में। कॉर्टेक्स पार्ट में ओवेरी में होता है फॉलिकल्स, सारे के सारे फॉलिकल्स, और मेडुला पार्ट में होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज, ब्लड वेजल्स, नर्वस टिश्यूज और हाइलस सेल्स। हाइलस सेल्स का वैसे कोई पर्टिकुलर फंक्शन नोन नहीं है, क्या काम होता है, बट ऐसा माना जाता है हाइलस सेल्स आर होमोलोगस टू दी इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ मेल टेस्टिस। तो मेल के टेस्टिस में जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, उनके होमोलोगस होती है ओवेरी की हाइलस सेल्स। ये चीज आपको जरूर याद रखनी है। दिस इज ए इंपॉर्टेंट वर्ड, प्लीज ये जरूर याद रखना। सो गाइज, ओवेरी के बारे में हमने पढ़ा रिगार्डिंग द फॉलिकल्स। हमने देखा नंबर ऑफ फॉलिकल्स कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं। हमने देखा कोर्टेक्स पार्ट में क्या काम होता है, क्या फॉलिकल्स होते हैं और फॉलिकल्स का क्या काम है। वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग द मेडुला, द फंक्शंस ऑफ मेडुलरी पार्ट, मेडुलरी पार्ट में क्या होता है, व्हाट इज द हाइलस सेल्स। ओके, सो today's session we have discussed regarding the entire internal genital organs. We have discussed regarding the structure of vagina, uterus, fallopian tube and the ovaries. So please I request you again that after finishing of this session please go through again, आप again 2 या 3 बार दोबारा इसको पढ़ना। प्लीज सी द वीडियो अगेन एंड अगेन सो दैट आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे। मैंने जितने भी बेसिक चीजें होती हैं, व्हाट आर द बेसिक पॉइंट्स रिलेटेड टू योर एंट्रेंस एग्जाम, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके काम में आ सकती हैं, एवरीथिंग वी हैव क्लियर इन दिस टॉपिक। हमने वो सारी चीजों को क्लियर किया या कवर किया है। अब आपका काम होगा पूरे इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स और एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में आप पढ़ें, उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में आप गो थ्रू हो। जो कोई भी क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कीजिए। जो मेरे थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं उनको आप मैप कीजिए। जो वर्ड मैंने इंपॉर्टेंट बोले हैं आप उनके बुलेट्स बनाइए, आप उनको स्पेसिफिकली चाहे आप हाईलाइटर या किसी मार्कर के द्वारा आप अंडरलाइन कीजिए, सो यू विल हैव मोर नॉलेज। ऑलराइट, थैंक यू फॉर टुडेज सेशन।